साइमा एसोसिएट्स एक दफा रीड कर लेते हैं दोबारा। साइमा एसोसिएट्स एंड एओपी रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एज मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर। Following information has been extracted from its records for the month of August 2017. Taxable goods to the registered person, unregistered person। इसके बाद एक्सपोर्ट सप्लाईज है, एग्जाम सप्लाईज है, फिर इसने कह दिया टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर, एग्जाम गुड्स इसने परचेज किया रजिस्टर्ड सप्लायर से, और फिक्स एसेट मशीनरी भी परचेज करी है इसने 1 मिलियन। फिर इसके बाद आपसे कहता है इसने लंबे चौड़े नोट आपको लिख के दे दिए, कोई तकरीबन 9 नोट्स आपको दे दिए। सबसे पहले नोट में आपसे कहता है द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अगस्त 2019 17। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू द रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। उसमें ये शामिल है गुड्स इनवाइस एट 325,000 नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ रुपीज 125,000 सोल्ड टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। आपको पता है इसका क्या करना है, एक स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है 1,25,000 रुपए का, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे कहते हैं ऑन 1 अगस्त 2017 सीए लॉन्च हेलोवीन टूथपेस्ट व्हिच इज कवर्ड इन द थर्ड शेड्यूल। द रिटेल प्राइस ऑफ द टूथपेस्ट वाज रुपीस 100 ईच। हाउएवर बीइंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द लॉन्चिंग इट वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ रुपीस 75। 4,000 टूथपेस्ट वर सोल्ड इन अगस्त 2017। हाँ भाई, रिटेल प्राइस से, लेकिन वो उसमें शामिल है ऑलरेडी, ठीक है। ये दोनों अमाउंट उसमें ऑलरेडी शामिल है, तो जितने से शामिल होगी उसका डिफरेंस हम उसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा ही है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी अमाउंट शामिल होगी ना, 75 पे जो सेल इसकी ऑलरेडी शामिल होगी, जो बीइंग अ डिफरेंस है 25 का, वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। उसमें भी वो 325,000 शामिल है, जो डिफरेंस है स्पेशल डिस्काउंट का, वो हम ऐड बैक कर देंगे उसमें। एक्सपोर्ट्स इंक्लूड सप्लाई ऑफ द टैक्सेबल गुड्स ऑफ रुपीस 5 लाख टू द रिटेलर इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। Exempt supplies include distribution of free samples of exempt goods among the vendors. Value of such goods amounted to rupees 80,000. Purchase from the registered suppliers includes, अब परचेजेस में शामिल है मटेरियल रुपीज 350,000। द पेमेंट वाज मेड बाय डिपॉजिटिंग कैश डायरेक्टली इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। ये सही है, कैश हुआ तो बैंकिंग से, लेकिन क्रॉस बैंकिंग चैनल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं हुआ। बैंकिंग तो होना चाहिए, है तो ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही, उसने सप्लायर के अकाउंट में जाके जमा करवाए, लेकिन पूरी क्रॉस बैंकिंग चैनल नहीं हुआ। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल के उसके बैंक अकाउंट में जाने चाहिए थे, आपके पास उसके नाम का चेक होना चाहिए जो कि डिपॉजिट होगा उसके बैंक में, इसने कैश जमा करवा दिया, तो ये चीज गलत है, ठीक है। इसके बाद है मटेरियल वर्थ रुपीज 8 लाख अगेंस्ट विच डिस्क्रिपेंसी हैज बीन इंडिकेटेड बाय द क्रेस्ट। ठीक है, क्रेस्ट पता है ना क्या है, ठीक है। अब तो ये वाले मसले नहीं आते, लेकिन पहले आ जाते थे क्रेस्ट वाले इश्यूज। वो ये होते थे कि अब तो ये कर दिया है कि अब हर बंदा सिर्फ अपनी सेल इंसर्ट करता है, परचेज खुद ब खुद क्लिक होती है, ठीक है। लेकिन पहले ये होता था कि बंदा अपनी सेल भी खुद डिक्लेयर करता था, बंदा अपनी परचेज भी खुद डिक्लेयर करता था, और फिर वो दोनों की आपस में मैच होती थी। जो जो मैच नहीं हो रहे होते थे वो ऑटोमेटिक एक डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट कर दी जाती थी क्रेस्ट मैकेनिज्म में जाके, ठीक है। अगर अब डिस्क्रिपेंसी आना बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखो 6 महीने का टाइम तो आपको भी दिया गया है ना, ठीक है। 6 मंथ्स का टाइम आपके लिए भी इनवाइस कर दिया गया है, तो डिस्क्रिपेंसी आना बुरी बात नहीं है। अगर डिस्क्रिपेंसी है जिसको 6 महीने हो गए फिर भी हल नहीं हो रही, तो वो गलत बात है, ठीक है। तो क्या चीज है, प्रोविजनल बेसिस पर डिस्क्रिपेंसी अलाउ की जाएगी, लेकिन अगर किसी डिस्क्रिपेंसी के बारे में आपको ये क्लियर कह दे कि भाई 6 मंथ हो चुके हैं लेकिन अभी तक ये मसले हल नहीं हुए, तो वो परमानेंट डिस्क्रिपेंसी है, उसको फिर आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो हम लोग प्रोविजनल बेसिस पे इसको अलाउ कर देंगे। आगे आ जाओ। An amount of rupees 2 million paid for purchase of raw material. However, only 30% of the goods were supplied during August, for which sale tax invoice has been issued by the supplier. ठीक है, एडवांस वाला केस अब खत्म हो चुका है, तो इस वजह से एडवांस वाला केस हम इंडिकेट नहीं करेंगे। चाहे आपने पूरी पेमेंट कर दी है, लेकिन जितना परचेज किया उतना ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा, बाकी एडवांस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। On 1 August 2017, CA executed an agreement with the MSense for the sale of locally purchased goods worth rupees 225,000. The agreement empowers MS to obtain delivery of these goods anytime it likes. ठीक है, ठीक है। अवेलेबल फॉर सेल तो आपने कर दिया ना भाई। देखो अब जाहिर सी बात है, वो डिलीवरी ले नहीं ले उससे हमारा कुछ भी नहीं है। आपने अपने गुड्स या प्रोडक्ट उसको अवेलेबल फॉर सेल कर दिया, जिसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, बात हो जाती है खत्म, सेल कंक्लूड हो जाती है उसमें, ठीक है। फिर आगे आते हैं। फिर इसके बाद आपसे कहता है supplies returned by the different registered persons amounted to rupees 756,000. Proper debit credit notes were raised within the specified time. The auditors have proposed an provision against obsolete and expired stock of rupees 285,000 which is lying under CA warehouse since January 2016. Machinery purchased during the month was commissioned into operation on 31st August 2017. Excess of input tax over output tax in July 2017 amounted to 75,000, except where otherwise specified. All figures are exclusive of sale tax. आपको इसकी सेल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आउटपुट टैक्स आप लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। आउटपुट टैक्स क्या आता है आपके पास?
जी भाई, आउटपुट टैक्स क्या कैलकुलेट किया? आउटपुट टैक्स क्या कैलकुलेट हुआ? किसी से अभी तक आउटपुट टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ? 3-1, चलो करीब करीब ही हो, लेकिन सही नहीं है। हाँ भाई, बाकी किसी ने कैलकुलेट किया? 306 3058.98। सर अब आप लोगों ने एक 2.98 दफा सबने ट्राई कर लिया? सर जी। सर 2.98 मिलियन। जी 2.98 मिलियन। नहीं, 3.98 तो नहीं है, 3058 समथिंग। आ जाओ भाई, अब यहाँ पर आ जाओ, अब छोड़ दो, आप सबने ट्राई कर लिया ना एक दफा। ठीक है, अब मेरी बात सुन लो। हेलो, अब सुन लो। सबसे पहले आप ये बता दो, सबसे पहले आउटपुट टैक्स में आप सबने कौन सा आइटम लिखा है? सबसे पहले बताओ जो बेचा था। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन को हमने कितने का बेच दिया था? रजिस्टर्ड पर्सन 15 मिलियन, इस पे 17% क्या वैल्यू आई? 2550000। मेरे ख्याल से ये तो किसी से भी गलत नहीं हुआ होगा, ऐसा ही है। फिर इसके बाद आपने क्या किया? अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच दिया। अनरजिस्टर्ड को कितने का बेचे? 28, इस पे आ गया 17%, क्या वैल्यू आई? 476,000। इसके बाद स्पेशल डिस्काउंट, ये कहता है भाई एक प्रोडक्ट था जो कि कितने रुपए का, हमने कितने का सप्लाई किया हुआ है? 3.25,000 का हमने सप्लाई कर दिया, उस पर हमने एक स्पेशल डिस्काउंट लगाया कितने रुपए का? 1,25,000 रुपए का। वो ये कहता है मैंने 325 शामिल कर दिया है उसमें, लेकिन मैंने उसमें स्पेशल डिस्काउंट दिया था। हमें पता है सेल टैक्स वाले स्पेशल डिस्काउंट को ओन नहीं करते, तो सिंपल इधर जाके स्पेशल डिस्काउंट ऐड कर देते हैं। कोई मसला है इसमें? ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, 125,000 इंटू 17%, क्या वैल्यू आई? 21250। अब आ जाते हैं टूथपेस्ट पे। भाई उसके बारे में वो कहता है हमें पता है रिटेल प्राइस आइटम है। रिटेल प्राइस की खास बात ये होती है कि उसकी टैक्सेबिलिटी जो स्टार्ट से ही होती है, यानी कि उस पर जो हम आउटपुट टैक्स चार्ज कर सकते हैं वो उसकी आरपी पे चार्ज करते हैं, यानी कि उसकी रिटेल प्राइस पे चार्ज करवाते हैं आउटपुट टैक्स, ऐसा ही है। यहाँ पर उसने उसको सप्लाई किया है 75 रुपीज पे, ठीक है, पर पर यूएम पे, ठीक है, लेकिन हमें पता है उसकी आरपी कितनी है, रिटेल प्राइस कितनी है, 100 रुपीज के। वो 75 के हिसाब से चार्ज हुआ हुआ है इसकी वैल्यू में, तो डिफरेंस कितने का है वो हम चार्ज कर लेते हैं। थर्ड स्केड्यूल वाला जो है ना, 25 इंटू 4,000 इंटू 17%, 17,000। फिर इसके अलावा क्या बच गया? फिर इसके बाद आपके पास है सेल रिटर्न, ले लेते चले आप कहते हो सेल रिटर्न कितने की है? 756,000 की, इंटू 17%, क्या वैल्यू आई? 128,520। ये हो गया खत्म। और क्या था?
एक बात हुई थी, एक इसने एग्रीमेंट किया था एक बंदे के साथ, ठीक है, उस बंदे को इसने अवेलेबल कर दिया, अब उसका मकसद है वो डिलीवरी लेगा, ठीक है, हमारे पास से हमने एक चीज उसको अवेलेबल कर दी, फला फला चीज उसने हम ली, हमने कहा भाई ठीक है अवेलेबल है, अब उसका जब दिल करे तब लेगा, तो मैंने तो अपनी सेल कर दी ना, तो वो नहीं लेके जाऊंगा, जो एग्रीमेंट वाली सेल थी यहाँ पे, वो भी आनी चाहिए ना। ये किस किसने नहीं ली थी? एग्रीमेंट कितने का हुआ था? 225,000 का इंटू 17%, भाई 38250, अब क्या रह गया? ईपीजेड वाला रह गया। अब जरा आप आ जाओ स्ट्रेट, यहाँ पर इसने एक काम ये किया है कि एक चीज है एक्सपोर्ट में, उसने कहा एक ईपीजेड में था रिटेलर, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एक रिटेलर बंदा था, मैंने उसको 5 लाख रुपए की सप्लाई की है, ऐसा ही है, इसने उस चीज को किस में ट्रीट किया हुआ है? एग्जाम में ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। अब जरा आके थर्ड स्केड्यूल की डेफिनेशन देख लो, आपके जाके कि भाई वो एग्जाम में मानते हैं टैक्सेबल गुड्स है, किसमें जरा चेक कर लो एक दफा, एग्जाम गुड्स जो थी ना, जरा उसकी एक दफा पूरी डेफिनेशन देख लो एक दफा, पेज नंबर बता देता हूँ आपको। नहीं 543, तो ये है कौन सी सप्लाई ये बताओ? इसने उसको इसने उसको एक्सपोर्ट में ट्रीट किया हुआ है, ऐसा ही ना। अब जरा एक्सपोर्ट की डेफिनेशन आप देख लो, अगर रिटेलर को देंगे ना रिटेलर, तो वो एक्सपोर्ट नहीं है, ये टैक्सेबल सप्लाई है। मैंने उस वक्त आपको जो लास्ट क्लास में डेफिनेशन दी थी, मैंने उस पर हाईलाइट भी करवाया था, जीपीजेड वाली हेडिंग को हाईलाइट कर लेना। सिर्फ कंपोनेंट्स अगर फिनिश गुड जोड़े, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पे वो एक्सपोर्ट मानी जाती है, वरना वो सब की सब टैक्सेबल सप्लाई है। तो यहाँ पर ये वाली जो इसने सप्लाई करी है रिटेलर वाली, ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये एक टैक्सेबल सप्लाई है, सही है। तो ये भी इधर लेकर आ जाओ, सप्लाई टू अ रिटेलर, कितने की थी? 5 लाख। क्या वैल्यू है? अब बताओ टोटल कितना हो गया? 30,3058,980, ये आपके पास आ गया टोटल आउटपुट टैक्स। कोई मसला है इसमें? सिर्फ और सिर्फ इस पूरे आउटपुट टैक्स में 2 पॉइंट्स नए थे, एक ये वाला एग्रीमेंट वाला और एक ये वाला, बस एग्रीमेंट वाला तो बंदा आसानी से क्लिक कर सकता था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ईपीजेड वाला हाईलाइट भी करवाया था इसी वजह से कि ये वाली चीज देख लेना, एक्सपोर्ट डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं थी यहाँ पे, ये एक्सपोर्ट नहीं थी, एक टैक्सेबल सप्लाई था और कुछ नहीं था। और ये वाली चीज तो बिल्कुल ही क्लियर थी, इसमें तो इतना मसले होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि हमने उसको अवेलेबल कर दी है वो वाली चीज, ठीक है, तो हमारी तो सेल कंप्लीट हो चुकी थी उसी वक्त। सर ये ईपीजी अगर मैन्युफैक्चरर को करते तो फिर तो एग्जाम्प्ट होती, एक्सपोर्ट ही ट्रीट होती ना। एक्सपोर्ट ट्रीट नहीं होगी, इसने एक्सपोर्ट मान ली थी, ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये एक टैक्सेबल सप्लाई है, यही तो बता रहा हूँ। नहीं सर, इसने रिटेलर को सेल किया इसलिए टैक्सेबल सप्लाई है। मैं कह रहा हूँ अगर ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एक मैन्युफैक्चरर को करता ये सप्लाई हाँ तो तो फिर बिल्कुल एक्सपोर्ट होता, बिल्कुल एक्सपोर्ट ठीक था। है सर। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये रिटेलर था, इस वजह से यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई है। जी भाई इनपुट टैक्स पे आ जाए।
इनपुट टैक्स बताओ। थर्टी परसेंट हमारा ट्रीट किया जाएगा, बाकी 70% हमें हटाना पड़ेगा। बिल्कुल माइनस कर देंगे इसमें। इस इसमें पूरा 2 मिलियन इसने शामिल कर दिया है ना, और हम सिर्फ हमारा 30% की परचेज, रिमेनिंग 70% हमें हटाना होगा। जी भाई, इनपुट टैक्स बताएं। बताओ इनपुट टैक्स बताओ। ऊपर रखो, ऊपर रखो। 10 3102 2.5। ओके, उसमें मशीन नहीं डाल, मशीन शामिल नहीं किया ना। भैया ये आपसे कहता है, एक 20 मिलियन की इनवाइस थी, ठीक है। परचेजेस 20 मिलियन है, 2 मिलियन है, कितना था? 2 मिलियन है ना। ठीक है भाई, एक 2 मिलियन की अमाउंट है जो कि आपकी परचेजेस में शामिल हुई हुई है। अब सुन लो पहले इसको, ठीक है। ठीक है, 2 मिलियन की अमाउंट है जो कि आपकी परचेज में शामिल है। अब ये कहता है मैंने इसका 30% तो परचेज कर लिया है, रिमेनिंग 70% जो बच गया वो मैंने परचेज नहीं किया, यानी कि इसका 30% कितना होगा? 6 लाख, और 70% होगा 14 लाख। वो ये कहता है ये 30% तो मैंने परचेज कर लिया, लेकिन ये 17%, ये 70% मैंने परचेज नहीं किया, लेकिन पूरी 2 मिलियन की अमाउंट शामिल है। एडवांस आपका सेल टैक्स अब ट्रीट नहीं करवाता। तो क्या ये पूरी 2 मिलियन की परचेज इसने सही लिखी हुई है अपने पास? कितने की परचेज होनी चाहिए? 6 लाख की। तो शामिल 2 मिलियन की तो क्या करेंगे? 14 लाख माइनस करवा दो। ये चीज, इसमें मशीन शामिल नहीं। प्रोविजन की बेसिस पे प्रोविजन को कोई ट्रीट नहीं करते, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते प्रोविजन की बेसिस। प्रोविजन है ना, और प्रोविजन जितने भी होते हैं ना, ये तमाम आइटम है इनकम टैक्स का। आप देखो प्रोविजन जितने ही बनते हैं, बेड डेट्स के प्रोविजन बना लो, आपके सेल टैक्स पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं पड़ता। प्रोविजन है ना ये सब, इन सब का लिंक सेल टैक्स से है ही नहीं। बिल्कुल, क्रेस्ट की अगर डेट नहीं गिवन है कि भाई प्रोविजनल बेसिस पे उसको अलाउ करते रहेंगे क्रेस्ट को, जब तक वो क्लियर नहीं बताते कि हाँ भाई इतना टाइम हो चुका है, क्रेस्ट परमानेंट डिस्क्रिपेंसी बन गई है, तब तक कुछ नहीं करेंगे। हाँ भाई, अब तो निकाल दो इनपुट टैक्स। मशीन शामिल नहीं है ना इसमें, बस मशीन शामिल। 966 नहीं, ये किसी ने भी कैलकुलेट किया, मुझे लग रहा है कोई तुमने छोटी सी गलती की होगी। हाँ भाई, हो गया कैलकुलेट। कुछ भी नहीं करेंगे। सर सर नो 3 इफेक्ट। मिलियन। प्रोविजन की बेसिस था, प्रोविजन था, तो हमारा देखो इस पर कोई इंपैक्ट है ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। प्रोविजन बेसिस, अगर प्रोविजन है, मैं कहता हूँ सिंपल प्रोविजन लिया हुआ है उसने, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? प्रोविजन लिया ना।
अब आ जाओ भाई, यहाँ पर आ जाओ इनपुट टैक्स पे। सबसे पहले आपने कितने की परचेजेस की है रजिस्टर्ड पर्सन से? ठीक है, 2 मिलियन था ना? अरे 2 मिलियन था ना, 20 मिलियन का है। अच्छा 20 मिलियन है, सही सही 20, सही 20 मिलियन। क्या वैल्यू है? ठीक है भाई, अब इसमें सबसे पहली चीज उसने शामिल कर ली है, आपके पास कौन सी? वही वाली शामिल है जो 30% वाला इंपैक्ट था, एडवांस वाला केस था। ठीक है, इसका आप इसमें हटा दो। वो कितने की थी एडवांस की? 2 मिलियन की परचेज थी, उसका 17% हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिलियन 70% मल्टीप्लाई बाय 17%, 238,000 ये हट गया। फिर इसके बाद कैश की एक परचेज थी, वो कितने की? इसने कैश वाली कर दी है, वो कितने की थी? 350,000 इंटू 17%, क्या? 59 500, ये भी हटाना पड़ेगा। और कुछ? और तो कुछ नहीं है। बाकी सब चीजें क्यों रह गई उसकी जगह पे? भाई इसने कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है, उसका भी कुछ नहीं होगा हमारे पास। इसने परचेज किया है रजिस्टर्ड एग्जाम गुड्स परचेज करें, उसका भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम तो स्टेट जाया हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसने अब एक मशीन परचेज करी हुई है, एक इसने अलग से मशीन परचेज करी है, उसको इसमें शामिल इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि उसकी सेपरेट अपॉर्चमेंट करूंगा। ऐसा ही है, उसकी सेपरेटली अपॉर्चमेंट करूंगा, वो नीचे जाके भी लिख देता हूँ। फिर इसके सही। बाद इसने प्रोविजन लिया हुआ, तो उसका भी कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ तक का इनपुट टैक्स कितना आ गया हमारा? सर ये नॉर्मल इनपुट क्रस्ट टैक्स वाले हमारे का पास आ कुछ नहीं गया होगा? 31,500। ठीक है, अब मशीन वाला लिख लेते हैं। मशीन का कितने का था? एक्सक्यूज मी क्या सर। वैल्यू भाई? ये टोटल इनपुट टैक्स है, इसको अलग से अपॉर्चमेंट करेंगे, इसकी अलग से अपॉर्चमेंट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। सर जी सर ये डिस्क्रिपेंसी वाला जो है, पर इनपुट टैक्स नो इनपुट टैक्स क्लेम में जो था उसमें बोला गया था कि अगर ये आए कि इंडिकेटेड है आप फिर आप नहीं थोड़ा ले। सा जोर से बोले, आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर ये जो डिस्क्रिपेंसी वाला था, ये जी नेगेटिव, सर बोलो ये बोलो। डिस्क्रिपेंसी वाला जो है वो नो क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स में था कि अगर इंडिकेटेड हो कि क्रस्ट से डिस्क्रिपेंसी हो रही है तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते ना, तो इसमें इन्होंने इंक्लूड किया हुआ, तो हमें लेस करना चाहिए। क्या बोले, समझ आया? डिस्क्रिपेंसी का भाई देखो, तुम डिस्क्रिपेंसी वाला इशू पूछ रही हो? अरे इसकी आवाज यहाँ से कहाँ से बनी हुई? यार हेलो, एक काम करना, आईटी वालों को बुलाना। आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। क्रस्ट वाला इशू है भाई, देखो क्रस्ट वाले में इसने बात ये करी है, दोबारा आके जरा रीड कर लो क्रस्ट वाले इशू को। ठीक है भाई, देखो क्रस्ट वाले मामले में उसने क्या लिखा हुआ है आपके पास, जरा सुनो। कौन सा पॉइंट था क्रस्ट का? ये रहा, मटेरियल वर्थ ₹8 लाख अगेंस्ट विच अ डिस्क्रिपेंसी हैज बीन इंडिकेटेड बाय अ क्रेस्ट। इसने कोई चीज शामिल नहीं की भाई, देखो इंक्लूडेड तो है, ये तो क्रेस्ट वाला मसला हमेशा इंक्लूड हुआ हुआ होता है, क्योंकि हम लोग तो अप्रूवल बेसिस पे फॉलो करते हैं ना। जैसे ही हमारे पास इनवाइस आई होगी, हमने तो क्लेम कर दी है। क्रेस्ट पे डिस्क्रिपेंसी आई भी है, देखो मैंने बताया ना, क्रेस्ट पे डिस्क्रिपेंसी दो वजहों से आती है, एक होती है प्रोविजनल डिस्क्रिपेंसी और एक होती है परमानेंट डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिप बुरी बात नहीं है, डिस्क्रिपेंसी कैसे आ जाती है? फॉर एग्जांपल सपोज कर लो मैंने जनवरी में सेल करी, आपने परचेज करी, मैंने जनवरी का सेल्स रिटर्न सबमिट किया, मैंने अपनी सेल दिखा दी, आपने उसको परचेज दिखाया ही नहीं। आपके पास टाइम मौजूद है ना, आप फेब में भी ले सकते हो, मार्च में भी ले सकते हो, आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया गया, आपने मार्च में जाके वो एडजस्टमेंट ली। ठीक है, तो जैसे ही मैंने जनवरी में सेल दिखाई होगी, तो क्रेस्ट में डिस्क्रिपेंसी आ गई होगी, क्योंकि उसको काउंटर उसका मिला नहीं होगा। पर आवाज नहीं आ रही था, तो थोड़ा सा लाउड कर दो। तो जैसे ही जनवरी में मैंने इंसर्ट कर दिया होगा, उस वक्त पे डिस्क्रिपेंसी एक आ चुकी होगी वहां पे, लेकिन वो खुद ब खुद मसला हल हो जाएगा, जैसे ही फेब में उसने सेल दिखाई होगी, उसको काउंटर मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा मसला। तो डिस्क्रिपेंसी आना मसला नहीं है, लेकिन डिस्क्रिपेंसी को हुए 6 मंथ्स हो जाना वो मसला बनता है हमारे लिए। ठीक है, तो अगर प्रोविजनल डिस्क्रिपेंसी होगी तो कोई मसला नहीं है, अगर परमानेंट डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो बताएगा, और डिफॉल्ट बेसिस तो वो प्रोविजनल होगी। बिल्कुल प्रोविजनल बेसिस पे हमने अलाउ कर दिया है। अब कुछ बोलना। हेलो,
डिस्क्रिपेंसी वाला क्या इशू कह रहे थे, जरा बताना दोबारा। सर वो ये कह रहे हैं कि इंक्लूड हुआ है तो उसको लेस करेंगे ना। नहीं नहीं, इंक्लूड नहीं हुआ की बात नहीं है ना, देखो ना डिस्क्रिपेंसी वाला मसला इंक्लूड की बात है ही नहीं। हाँ मेरी बात समझो, डिस्क्रिपेंसी कैसे आती है, डिस्क्रिपेंसी को इस मंथ की थोड़ी है कि इंक्लूड नहीं होगा, वो वाला फिगर ऑलरेडी शामिल हो के खत्म हो चुके होंगे, जनवरी का होगा, फेब का होगा, प्रीवियस मंथ्स के होते हैं वो सारे डिस्क्रिपेंसी वाले इशू। समझ रहे हो बात को? ओके सर। ये डिस्क्रिपेंसी इस मंथ पे थोड़ी इंडिकेट करेगा, डिस्क्रिपेंसी तो प्रायर बेसिस जो प्रीवियस होगी उसकी बेसिस पे इंडिकेट कर रहा होगा हमारे पास। तो सर अगर परमानेंट डिस्क्रिपेंसी हो तो हम डिसअलाउ कर बिल्कुल, परमानेंट डिस्क्रिपेंसी होगी, इधर से इसको परचेज रिटर्न की तरह डिसअलाउ करेंगे, माइनस करवा देंगे इनपुट टैक्सेस को। सर सवाल में हमें गिवन होगा कि परमानेंट लिखा हो। बिल्कुल, ये पूरा बताएगा आपको कि परमानेंट डिस्क्रिपेंसी है या 6 महीने हो गए वो डिस्क्रिपेंसी हल नहीं हुई है हमारी। ओके सर। क्या कह रहे हो भाई? देखो, एग्जाम सप्लाईज इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स ऑफ एग्जाम गुड्स अमंग द वेंडर्स, वैल्यू ऑफ द सप्लाई। भाई ये बोलते हैं एग्जाम गुड्स में जो हमारे पास है ना, हमने कुछ फ्री सैंपल्स अपने वेंडर्स में सप्लाई कर दिए, ठीक है। मैं कहता हूँ एक टैक्सेबल सप्लाई होती तो मैं इसको टैक्सेबल सेल ले लेता, ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्या करूं? अगर ये टैक्सेबल प्रोडक्ट होता मैं इसको सेल मानता, चाहे में डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है, लेकिन है ही एग्जाम प्रोडक्ट, बात ही खत्म होगी। आ जाओ भाई, अब इसको, अब आपने, आपके पास इनपुट टैक्स भी आ चुका है, अब इसको सप्लाईज की बेसिस पे अपॉर्शनमेंट पे चले। तो आपके पास सप्लाईज कितनी किस्म की हैं? सप्लाईज, ठीक है, वैल्यूज, ये आ गया मशीन, ये आ गया नॉर्मल। आपके पास टैक्सेबल सप्लाईज भी है यहाँ पे, एग्जाम भी है और जीरो रेटेड भी है, ठीक है। टैक्सेबल कितनी है भाई आपके पास? 1,799,400, एग्जाम 1,700,000। बिल्कुल सही है, 1 मिलियन आ गए। टोटल कितना हो गया? 2,06,94,000। टोटल मशीन का है 170,000। अपोर्शनमेंट बताना। वन 47820। किसका? उसी का ही ना, 2,322 की बात। फिर इसका 13। जी भाई, अपोर्शनमेंट में तो किसी को कोई इशू नहीं है। सर टैक्सेबल की जो वैल्यू है 17,994,000, इसमें 15 मिलियन रजिस्टर्ड को सप्लाई की है, अनरजिस्टर्ड को की है। ये आ जाओ यहाँ पर देख लो, आ जाओ। 15,28,01,25,000 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 756,000 माइनस हो जाएगा, 225,000 और 5 लाख, इन सब का टोटल होगा। अब आ जाते हैं मेन शीट की तरफ। आउटपुट टैक्स हमने कितना कैलकुलेट किया है? 305,8980। यहाँ से लेस करवा देना है हमें इनपुट टैक्स। ब्रॉड डाउन कितना है? 75,000। करंट
82697709, इन दोनों का एड अप करेंगे, ये आ गया एक्चुअल। इसको कंपेयर करवाना पड़ेगा 90% ऑफ 2753 लोअर ऑफ 2753082, यही लोअर ऑफ आ गया। यहां से लेस करवा दो इनपुट टैक्स, फिक्स एसेट 147,820 158,078। अब इसमें ऐड करवा दो क्या, 28 लैक्स का 3%, क्या वैल्यू भाई, 84,000। टोटल कितना हो गया, 242078, ये आपका सेल टैक्स पेबल आ गया। अब आपको नोट्स लिखने पड़ेंगे कुछ। पहला चीज है, आप रिफंड क्लेम करोगे कितना, इन दोनों को सम करके 1, ठीक है। फिर आप लिख दोगे एक्सेस इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड, क्या वैल्यू है ये, इन दोनों का 19627, ये आपके पास खत्म हो गया। सर इसमें ये एक्सपोर्ट 1.5 मिलियन की नहीं है? 1.5 का था, तभी तो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट करी थी कि वो 5 लाख रुपए एक्सपोर्ट नहीं थे, खत्म किए थे, टैक्सेबल सप्लाई में लेकर आ गए थे। ओके सर। और सर ये जो जो गुड्स ऑब्सोलीट हो गई हैं उनका क्या करना है? जो उसने, अब आप उसको देखो, वो ऑडिटर ने प्रोविजन लिया हुआ है, ऑडिटर के प्रोविजंस का सेल टैक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। मशीन कमीशन उसी वक्त हो जानी चाहिए लाजमी, यही हमारी डिफॉल्ट अजम्पशन होती है जब मशीन, हाँ बिल्कुल यही अजम्पशन होती है कि हाँ भाई मशीन ली है तो मशीन फौरन से उसको कमीशन इनटू ऑपरेशन कर दिया है। बिल्कुल। में किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, देखो सवाल पे सवाल करने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई मसले मसाइल है, कॉन्सेप्ट की गलती है, तो वो क्लियर करो पहले, ठीक है। वो डेफिनेशन जो जीरो डेट की डेफिनेशन है, जो आपकी टैक्सेबल गुड्स की डेफिनेशन है, जो आपकी एग्जाम सप्लाईज की डेफिनेशन है, जो आपके थर्ड स्केड्यूल्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको प्रॉपर्ली रीड करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, रीड करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेपर घुमा दो, एटलीस्ट दिमाग में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। देख लो, इसके बाद करवा देता हूँ जेएफ एसोसिएट्स। जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो काफी इजी है, राइट ट्रेडर वाला। चलो मैं देख लेता हूँ, वैसे मिल जाएगा वो। 20 सबसे लास्ट है, 30 है। एक इससे पहले एक चीज छोटी सी डिस्कस करनी है, वो आप लोगों को पता होगी, लेकिन वो एक दफा डिस्कस कर लेते हैं उसको। जी भाई, यहां तक सबका हो गया, इसको आगे लेके चले। जेएफ वाला रुक जाओ, पहले जेएफ नहीं करते, एक और सवाल है रहबर वाला, वो अच्छा सवाल है, काफी वो करते हैं, वो भी इसी लेवल का सवाल है। देखो अब आप ये सेल टैक्स का मैंने आपको बताया था ना, ये 30 सवाल जो मौजूद थे, अब आप इसका रिदम अगर पूरा देखोगे ना, तो शुरुआत के 10 सवाल बहुत ईजी थे, ठीक है। सेल टैक्स आपकी इतनी प्रैक्टिस मौजूद है,
कि अगर आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ है ना तो आप सेल टैक्स आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर में, ठीक है, लेकिन दुआएं साथ होनी चाहिए, ये वाली चीज जरूरी थी, ठीक है। तो अब एक दो चीजें थी जरा वो डिस्कस कर लेते पहले। अब आ जाओ भाई, सुनो, आपके पास अकाउंट्स में दो किस्म की लीज होती थी, याद है किसी को? FR1 दिया हुआ है ना सबने? आइए तो दिया हुआ है ना? थर्ड अटेम्प्ट में किया था तो और पक्के हो गए। मेरा भी टेक्स्ट तीसरी अटेम्प्ट में निकला था। लीज, अब आयो लीज पे। आपके पास दो किस्म की लीज थी, कौन कौन सी लीज थी? एक आपके पास थी ऑपरेटिंग लीज और एक होती थी फाइनेंस लीज, ठीक है। सुन लो भैया, मेरी भी सुन लो, हेलो हीरो, मेरी सुनना, ठीक है। दो किस्म की आपके पास लीज होती थी, एक ऑपरेटिंग लीज और एक होती थी आपके पास फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज बेसिकली क्या होती थी, एक आम हालात में उसको बात करें तो ऑपरेटिंग लीज ये होती थी कि भाई मैं गया किसी बंदे के पास, मुझे गाड़ी लेनी थी, मैंने उसको बोला कि भाई ये वाली चीज आप मुझे दे दो। उसने बोला मैं महीने के, आप मुझे, मैंने बोला एक दिन के लिए चाहिए, उसने बोला ठीक है आप मुझे 5,000 रुपए दे दो, आप एक दिन के लिए गाड़ी लेके चले जाओ। ये एग्जैक्टली यही ऑपरेटिंग लीज होती है, जिसे आम हालात में हम लोग के नाम से जानते हैं कि भाई मैंने किराए पे ले ली, यही चीज कह सकते हैं इसको, किराए पे ले ली, ठीक है। जिसपे नॉर्मली हम इसको कह सकते हैं रेंट बेसिस, ऐसा ही था, ठीक है। इसकी खासियत ये होती है, इसमें रिस्क और रिवॉर्ड जो होता है, ठीक है, ये ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता। इसकी एग्जांपल इस तरीके से, सपोज कर लो भाई मैं गया बंदे के पास, मैंने उससे कहा कि भाई आप मुझे ये वाली गाड़ी दे दो, मैंने उसको बोला ठीक है भाई रीवो मुझे दे दो, मुझे एक महीने के लिए चाहिए, ठीक है, ठीक है। मैंने भाई उससे तय कर लिया, उसने बोला ठीक है भाई आप 1 लाख रुपए दे दो, मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, चला गया, वीवो ले ली। एक महीने बाद मुझे एक महीने के बाद उसको फला गाड़ी उसको वापस देनी है, ठीक है। अब उस बीच में बजट आया, उस गाड़ी के प्राइसेस 25 लाख प्लस हो गए, 25 लाख प्लस हो गए, तो क्या वो फायदा मेरा हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड था ही नहीं, ना रिस्क है। इसी बीच सपोज कर लो भाई वो 25 लाख गाड़ी नीचे हो गई, प्राइस गिर गई उसकी, ना रिस्क मेरा था ना रिवॉर्ड मेरा था। इसमें चेंज ऑफ ओनरशिप भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, रिस्क और रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है। आम हालात में इसको रेंट की बेसिस पे हम लोग जान रहे होते हैं, सही था ये चीज। ऑपरेटिंग, अब फिर आ जाते हैं फाइनेंस लीज पे। फाइनेंस लीज पे हम लोग ये कहते हैं, ये एक अलग चीज होती थी, इस पे इंटरेस्ट एलिमेंट पहली चीज शामिल होता था, ठीक है। इसमें एक बहुत बेहतरीन टेबल हम लोग बनाते थे, याद है, लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते थे। इसमें क्या होता था बताऊं? इसमें ये चीज होती थी, फाइनेंस लीज, देखो अब जाहिर सी बात है एक फर्क होता था, आप एक चीज कैश पे खरीदने जाओगे वो आपको अलग रेट में मिलेगी, आप एक चीज उधार पे लेने के लिए जाओगे आपको एक अलग रेट में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया भाई, मैंने कहा भाई मुझे फला फला चीज खरीदनी है, उसने कहा मैंने मोबाइल खरीदना था, उसने बोला कितने का है? उसने बोला भाई 2.5 लाख रुपए का फोन था, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला भाई अब आपको पैसे दूंगा हर महीने 10-10 हजार। उसने बोला ठीक है, अब मैं आपको ये 2.5 लाख वाली चीज दूंगा 4 लाख रुपए में, 10-10 हजार महीना दे दो। तो आम हालात में मैं ये कह सकता हूँ ना कि 2.5 लाख उस चीज की प्रिंसिपल वैल्यू है, और 1.5 लाख रुपए जो मुझसे अलग से ले रहा है वो उसका इंटरेस्ट एलिमेंट है, ऐसा ही है। और हर महीने जो 10-10 हजार रुपए ले रहा है वो हो सकता है उसमें से कुछ इंटरेस्ट काट रहा होगा अपना, और कुछ ना कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट काट रहा होगा। यही चीजें, यही कहलाता था लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लीज होती थी, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में ये होता था रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर आपके पास हो जाता था, ट्रांसफर हो जाता था। यहाँ पर ये चीज थी, सपोज कर लो मैंने अगर उस बैंक से जाके फोन ले लिया 4 लाख रुपए का, मुझे मालूम है उसकी कीमत कितनी है आज की कैश की, 2.5 लाख रुपए, मैंने कितने का लिया है? 4 लाख रुपए का, ठीक है, ठीक है। अब सपोज करता हूँ मैं मार्केट में गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अच्छे दिन दिखाए, डॉलर वॉलर भी नीचे आया तो फोन की भी कीमत आ गई 1.5 लाख रुपए पे। वो नुकसान किसका हुआ? मेरा। बैंक ये बोलेगा नहीं फोन 1.5 लाख का हो गया, आपकी किस्तें कम कर देता हूँ, बोलेगा मैं पूरे 4 लाख लूंगा। इसी तरीके से अगर वो कीमत बढ़ जाती है तब भी वो कितने पैसे लेगा? पूरे 4 लाख रुपए लेगा। तो ये चीजें यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है आपके पास, ठीक है। दो किस्म की लीज थी जो हमने अकाउंट्स में देखी थी। टैक्स वाले आपके पास यहाँ पर किसी भी किस्म की जो आपके पास लीज है उसको नहीं मानते, ठीक है। फाइनेंस लीज को नहीं मानते, ठीक है। वो बोलते हैं टैक्स वाले, तो अगर इनकम टैक्स के हिसाब से भी बात करें तो वो कहते हैं हम लोग फाइनेंस लीज को ओन नहीं करते, सिर्फ ऑपरेटिंग लीज को ओन करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने इनकम फ्रॉम बिजनेस में देख लिया होगा, ठीक है।
ऑपरेटिंग लीज में सेल टैक्स में मजे ही नहीं। ऑपरेटिंग लीज का काम क्या, सेल टैक्स में सबसे पहला चीज है सेल, तो क्या किराए की चीज बेचने निकलूंगा, तो लीजेस का सेल टैक्स में कोई ताल्लुक ही नहीं। ठीक है, इनकम टैक्स से बेचारा फाइनेंस लीज फारिग हो गया, सेल टैक्स से ऑपरेटिंग लीज भी फारिग हो गई। सही है, तो ये वाली चीज थी। तो एक क्वेश्चन है आपके पास रहबर वाला, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन थे जो काफी, अगर आप पूरा देखोगे ना तो मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा इसके, जो सेल टैक्स की अभी तक की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक सवाल आए थे, जो लगातार 5 अटेम्प्ट पे आई थी। ठीक है, वो मतलब थे वाकई सवाल दिए थे कि वो एग्जाम प्रेशर में आके सॉल्व नहीं हो, जिसमें से एक सवाल ये साइमा वाला भी था। ये एग्जाम प्रेशर में इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था, एक तरीके से लेंदी था। अब 2 किस्म की स्ट्रेटेजीज वो लेकर आता है, आप देख लेना। एक सवाल करवाएगा वो मजदूरी वाला होगा, और एक सवाल करवाएगा जिसमें वो आपका दिमाग चल रहा है। साइमा वाले में उसने मजदूरी इतनी नहीं करवाई, दिमाग ज्यादा चल रहा है। बाकी देख लेना, 1-2 सवाल उसने ऐसे दिए ABCD मिस्टर एस मिस्टर टी, जिसमें उसने बोला हाँ भाई पेपर भरते रहो। ठीक है, ये वाली चीज है। तो अब आ जाते हैं रेबर वाला क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों के पास मौजूद है ना ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, मैं इसकी रुक जाओ पिक्चर भेज देता हूँ। इस पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है? इसमें तो लिखा हुआ है, इसकी पिक्चर भेज दो। पता नहीं तो, तो आ जाओ भाई, मिस्टर रहबर वाला क्वेश्चन रीड करते हैं एक दफा। Mr. Reber is registered under the Sales Tax Act 1990 and is engaged in the business and manufacture and the supply of the specialized equipment. Following information has been extracted from his records for the month of August. ठीक है, इसने सेल्स किए हैं कुछ कॉर्पोरेट कस्टमर्स को और कुछ अनरजिस्टर्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सप्लाई किए हैं। ठीक है, इसने अनरजिस्टर्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सप्लाई किए हैं। तो ये क्या समझ आता है, ये क्या चीज है, कौन सी सप्लाई है? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई? एग्जाम सप्लाई। ये यहाँ पे क्लियरली जाके नाम लिखा हुआ है, अगर आप अनरजिस्टर्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जाके सप्लाई करोगे तो वो एक एग्जाम सप्लाईज है। डेफिनेशंस इन तीनों की अगर पक्की नहीं होंगी तो क्लिक नहीं कर पाओगे कौन सा आइटम कहाँ का है। ठीक है, तो वो तीनों डेफिनेशन जो थर्ड स्केड्यूल वाली है वो भी डेफिनेशन आपको प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। एग्जाम की डेफिनेशन आपको पूरी प्रॉपर पता होनी चाहिए, कौन कौन सी सप्लाईज हैं, क्या चीजें, जीरो रेटेड की भी और टैक्सेबल की भी, ये सारी डेफिनेशन में प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपसे कहता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है, ये कहता है फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री से परचेज किया है, वो क्या है? अनरजिस्टर्ड बंदा है। ठीक है, अगर कॉटेज की डेफिनेशन पता होगी तो ये चीज कर सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज है। फिर इसके बाद है फ्रॉम लोकल रजिस्टर्ड पर्सन, इसने आपको दे दिया यहाँ पे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। Purchase from local registered person includes the following materials worth ₹16 lakh against which a discrepancy has been indicated by a CREST. ठीक है, ये क्या मसला है? मैंने क्या कहा था, डिस्क्रिपेंसी आना बुरी बात नहीं, लेकिन डिस्क्रिपेंसी को 6 महीने हो जाना वो बुरी बात है, ऐसा बताया इसने। तो हम लोग तो वैसे ही साफ लोग हैं, हम डिस्क्रिपेंसी को प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ करेंगे, कोई मसला नहीं है। आगे आ जाओ। रॉ मटेरियल और ₹2 million परचेज फ्रॉम AB इंटरप्राइज ऑन 2nd of August 2015. The payment was made on the same day by pay order. On 15th August 2015, AB Enterprise informed Reber that with effect from 1st August 2015, their registration has been suspended by the Commissioner in Land Revenue. मैंने कब परचेज किया है? 2nd August को। वो सस्पेंड कब हुआ है? 1st August को। जब मैंने परचेज किया उससे पहले से सस्पेंड है ना, तो गलती किसकी है? हमारी है, तो इसको क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर जब मैंने परचेज किया और उसके बाद सस्पेंड हुआ था तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन मैंने जब परचेज किया उससे पहले से वो सस्पेंड है, तो सस्पेंड वाले बंदे से हम काम नहीं कर सकते। आ जाओ, इसके बाद है wires and cables of ₹5 lakh and electric and sanitary fittings of ₹9 lakh. These items were used in the renovation of the factory building. क्या करेंगे इसका? नेगेटिव लिस्ट में लिखा हुआ है, इनपुट टैक्स इस पे डिसअलाउ है, इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट इस पे नहीं मिलती। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, सैनिटरी फिटिंग, इन सब पे नहीं मिल सकती इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट आपके पास। आगे आ जाओ। एन इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर वाज परचेज फ्रॉम द हाई टेक लिमिटेड एज ₹250,000। ये बताओ, ये फिक्स एसेट है,
कैश रजिस्टर है, कैश रजिस्टर आपका फिक्स एसेट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है ऑन 18 अगस्त 2000 रेबर एक्वायर्ड एन मशीन और ऑपरेटिंग लीज, ठीक है, फ्रॉम अरोमा लिमिटेड, ठीक है, द टोटल लीज रेंटल्स पेबल ओवर द लीज टर्म ऑफ द 2 years रुपीस 35 लाख, द फेयर वैल्यू वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज अमाउंटेड टू रुपीस 31 लाख। क्या करेंगे इसका? ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, लीज के 2 किस्म के थे, एक फाइनेंस लीज, एक ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज वाला कॉन्सेप्ट आपका इनकम टैक्स में ऑब्सोलीट कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, टैक्स वाले फाइनेंस लीज को ओन नहीं करते। बचता एक चीज है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है किराया, किराया का सेल टैक्स में कोई ताल्लुक है ही नहीं, ठीक है, वो वाली चीज है, क्योंकि सेल होती ही नहीं है। सेल टैक्स में तो ताल्लुक तब आएगा जब कोई सेल इंडिकेट की जाएगी या सेल होगी, तो यहाँ पर इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेल टैक्स में इसका वजूद है ही नहीं, सेल टैक्स इसका, ठीक है, ये वाला पॉइंट सिर्फ से गायब। आगे आते हैं, फिर इसके बाद है ऑन 28 अगस्त 2015 रेबर पेड सेल टैक्स ऑफ 170,000 ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। कर सकते हैं, ठीक है, इसमें डायरेक्टली सेल टैक्स की अमाउंट ही दी हुई है आपको। ओन मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट ऑफ 375,000 was used for internal testing purpose in an R&D डिपार्टमेंट। ये सेल नहीं है, मैंने आपको बताया था, एक दफा कोई भी गुड्स हमारे पास इन हो गए, वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के रूट के थ्रू बाहर जा सकते हैं, यानी कि हम हमेशा उस पर सेल टैक्स लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वाहिद। मैंने आपको कुछ किस्से बताए थे, जिसमें एक आप ये भी था कि अगर हम अपने ही इंटरनल डिपार्टमेंट में यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में उसको दे देंगे, ठीक है, और उसका मकसद ये होगा दैट रिसर्च में जा रहा है, कोई हो रही है तो मजीद प्रोडक्ट इनहेंसमेंट हो रही है या प्रोडक्ट में कुछ एडवांसमेंट करनी है, में कुछ भी चीज करनी है, जिस उस बेसिस पर हम सिर्फ सेल काउंट नहीं की जाएंगी। और भी मैंने आपको 3-4 केसेस बताए थे जिसमें आपकी सेल काउंट नहीं की जाएगी, मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, याद है नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा ये सप्लाई नहीं है। आप आगे आते हैं, रेबर मेड अ फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉल्टी पार्ट्स ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है, of 3 of its customers. These parts were covered under warranty and at a market value of 175,000. हमने वारंटी कवर करके दिया हुआ है। ये वाली भी चीज मैंने आपको बताई थी कि वारंटी कवर्ड अगर चीज होगी तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका प्रीमियम एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द सेल काउंट हो चुका होगा, ऐसा ही है, तो लिहाजा ये भी आपके पास सप्लाई नहीं है। इसके बाद आपसे कहता है ऑल ऑफ द अबव फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स वेयर एवर एप्लीकेबल, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स लायबिलिटी। जरा आउटपुट टैक्स स्टार्ट करो। 3 पॉइंट सर 40,42,600। बेहतरीन आ गया ये, तो आगे इनपुट टैक्स शुरू करो। आउटपुट टैक्स में बेचारे ने तो कोई मजदूरी करवाई नहीं है मुझसे। आउटपुट टैक्स बताओ भाई क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन से कितने की परचेज की है मैंने? नहीं, अमाउंट क्या थी? 25 मिलियन की परचेज थी ना? अरे सॉरी, आउटपुट 20 मिलियन, 20 मिलियन पे 17%, 34 लाख, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ये टोटल आउटपुट टैक्स है आपका। हाँ भैया, आपके 4 मिलियन का 40 लाख रुपए और कुछ अमाउंट कहाँ से आ गई है आपकी? आपने वो कॉर्पोरेट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सप्लाई किया ना, वो भी शामिल कर दिया होगा। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सप्लाई हुआ है, वो एक टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, वो एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ठीक है। ऐसा तो नहीं वो इनपुट टैक्स निकालने लगी है। अगर आपने इसको एग्जाम क्या नाम है assumption में लिख के देना है तो लिख सकते हो, वरना नहीं भी लिखो तो कोई मसला नहीं होगा। जरूरी नहीं है, अगर लिख दो तो और अच्छी बात है, वैसे नहीं लिखो तभी मसला नहीं। सर 3.8 मिलियन आ रहा है इनपुट टैक्स। 3.8 8
नहीं 3.8 मिलियन तो नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। अब तो इनपुट टैक्स जल्दी जल्दी निकाल दो, क्या है इनपुट टैक्स? 3971 हो गया कैलकुलेट? क्या मसला है? सर 3.97। तो तुम्हारा वैल्यू आई क्या है ये तो बताओ, कुछ भी बता दो। 397 397 हाँ भाई, आपका क्या वैल्यू आई जी? क्या वैल्यू है? हो गया? जी भाई, आपकी कैलकुलेट हो गई? हम्म क्या कंफ्यूजन हो रही है बताओ? इतने भाषण दिए ऑपरेटिंग लीज पे, इतनी लंबी लंबी कथाएं सुनाई तुम लोगों को। हाँ, नहीं हो सकती, देखो इसमें लिखा हुआ है, अलग से बताया। कैसे हो सकती है शामिल, जब परचेज ही नहीं की एक चीज तो कैसे शामिल हो सकती है ये बताओ? सर अगर 3,978,000। 3978000 फिक्स एसेट की तो हमेशा अलग अपोजिशन। जी मैडम, आपका सॉल्व हो गया? मैं बोला ना ऊपर रखो रजिस्टर। ब्लैक लिस्ट से भी निकल, सस्पेंड वाले से भी निकल। 3978000 ब्रेकअप बताना। क्या नाम क्या है तुम्हारा? शारिफ, SHARIF, शरीफ। जी मिस्टर शारिफ भाई, बताइए इनपुट टैक्स बताएं क्या ब्रेकअप था? रजिस्टर्ड पर्सन से कितने की परचेज की थी हमने? बताएं मिस्टर शारिफ भाई। 2,58,00,000, वाह है। 2,58,00,000 रुपए शारिफ भाई ने कहा, 17%, क्या वैल्यू आई? 4,386,000। फिर इसके बाद, ठीक है, इसके बाद प्रोविजनल बेसिस पे डिसअलाउ, नहीं वो 2 मिलियन डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। ये कौन सी वाली है? जो हमने सस्पेंड वाले से परचेज कर लिया है, सही है। सस्पेंशन वाला, ठीक है, सस्पेंड वाला जो था 2 मिलियन उसको हटा दिया। 17%, क्या वैल्यू आई? 340,000। फिर इसके बाद वायर्स एंड केबल्स जो शामिल थे वो हटा दूं, कितने के थे भाई वो? 14 लाख रुपए। ये एक साथ ले लेता हूँ बिल्डिंग मटेरियल के नाम से, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल 14 lakhs, क्या वैल्यू आई? 238, ठीक है। फिर इसके बाद बिल्स
बिल इसमें ऐड कर दूं, ठीक है, 170,000 बिल्स इसमें ऐड कर देता हूँ। फिर क्या वैल्यू है? 3,978,000। इसमें फिक्स एसेट शामिल नहीं है, सही है? इसमें आपके पास फिक्स एसेट शामिल नहीं है। जो हमारा एक कैश रजिस्टर था अलग से, वो बताओ कितना है? ये आ गया नॉर्मल इनपुट टैक्स। फिक्स एसेट आ गया आपके पास कितने का? 250,000 स्टेट डायरेक्ट वैल्यू है ना इसकी, टैक्स की। ठीक है, 42,500 ये आपके पास हो गया। यहां तक कोई मसला? वाह शारिफ साहब, मैं तो आपको शरीफ नहीं समझता था, लेकिन आप शरीफ निकले। हम्म हम्म क्लास के बाद देखें तो अच्छा नहीं है? मैं भी थोड़ा खुल के बात करूंगा ना। हाँ भाई, सप्लाईज कितनी किस्म की है हमारी? एक हमारे पास आ गई टैक्सेबल सप्लाई, दूसरी एग्जाम, जीरो रेटेड नहीं है इसमें, सही है? एक मिनट, वैल्यूज, नॉर्मल और मशीन। टैक्सेबल सप्लाईज कितने की है? 20 मिलियन, वो तो सही होगी। कितना हो गया? नॉर्मल इनपुट टैक्स हमारा कितनी? वैल्यूज बताओ। सर जीरो रेटेड क्यों नहीं? जीरो रेटेड इसमें है नहीं ना, जीरो रेटेड सप्लाईज इस क्वेश्चन में है नहीं। ओके सर। 3345668। जी शारिफ साहब, यहाँ तक ओके? सर, जी, कॉटेज इंडस्ट्री वालों पे फर्दर टैक्स लगाऊंगा सर क्या? कॉटेज इंडस्ट्री वाले पे फर्दर टैक्स बिल्कुल लगना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू बोल के निकल भी है सीधे स्ट्रेट इसको। थैंक यू मतलब बात खत्म। आ रहे पर कॉटेज इंडस्ट्री फर्दर टैक्स कहाँ से लगेगा? हमने बेचा तो रही है, परचेज किया है। ठीक है सर, सही सही है, ठीक है, थैंक यू। ठीक, चेक कर लेते। 304256। आ जाओ भाई, मेन पेज पे आ जाते हैं। हमारा आउटपुट टैक्स कितना था? 3400,000। यहाँ से लेस करवाना इनपुट टैक्स। ब्रॉड डाउन कितना है? करंट, ये हमारे पास हो गया, ये हो गया एक्चुअल। इसको कंपेयर करवा दो, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स 30। ठीक है, लोअर ऑफ अब यहाँ पर आ जाते हैं नोट्स।
28 ये आपके कैरी फॉरवर्ड अब करते हैं जीएफ वाला क्वेश्चन। जीएफ नहीं जेएफ। जेएफ एसोसिएट्स। मिस्टर शारिफ इनसे एक काम तो अगर तो बोले पानी की बोतल तो दे दे। ये लास्ट क्वेश्चन थ्योरी में आप देखना बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन गिर पे चलेंगे हम बिल्कुल। तो आपकी टैक्स की वर्कशॉप्स खत्म हो गई आज सब खत्म ना। ये आखिरी क्वेश्चन है ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लोग आप खुद सॉल्व करो तो काफी अच्छी बात है। पास्ट पेपर्स की नहीं सब क्वेश्चन ये रीसेंट अटेम्प्ट देखो जाहिद वाला और ये इससे आसान क्वेश्चन है अगर तुम बोलो ना। आप लोगों के पास एक ग्रुप बना हुआ है ना। अब मेरी बात समझो जो लास्ट अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन है कुछ प्रैक्टिस के लिए भी रखो सब चीजें के क्लास में कर लेंगे ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन जो है आपके पास ये जेएफ वाला उससे मुश्किल सवाल मैं बता रहा हूँ ना। रहबर वाला उससे मुश्किल था। इससे अगर इससे इससे भी मुश्किल करना है जेएफ में तो लास्ट अटेम्प्ट के लिए करा रहा हूँ वरना मुझे तो अभी समाज वाला क्वेश्चन करवाना था इसमें। समाज एसोसिएट्स बाकी भी थे ना। आपने तो रेगुलर क्लास ली थी ना। हम्म, हम्म। मैं उसका देख लेता हूँ वो भेजवा देता हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन अगर आप बोलो वैसे मेरे हिसाब से मुश्किल क्वेश्चन समाज वाला है ज्यादा ये बता देता हूँ ठीक है। जेएफ एसोसिएट्स है थोड़ा सा रिसेंट लेकिन मुश्किल समाज है। सर तो थ्योरी कब तो करेंगे सर अगले साल। जी सर ये थोड़ा ये इसकी अपॉर्चुनिटी बता दें जो अनरजिस्टर्ड को 10 मिलियन से ज्यादा सेल करेंगे तो वो उसमें कैसे अपॉर्चुन होगा। अनरजिस्टर्ड को 10 मिलियन से ज्यादा अपोर्शनमेंट क्या मतलब। सर अनरजिस्टर्ड को 10 मिलियन से ज्यादा अगर सेल करते हैं जैसे उसके ऊपर जो अमाउंट है उसको अपॉर्चुनिटी से कैसे हटाएंगे सर। नहीं तो वो अपोर्शनमेंट में कहाँ से जिक्र आ गया उसका। वो तो अलग से लिमिट दी हुई है भाई कि मतलब उससे ज्यादा आप बेच नहीं सकते उनको अपोर्शनमेंट का जिक्र तो है ही नहीं। तो ये सर अपॉर्चुन में पूरा जाएगा ना वो। बिल्कुल पूरा जितने का होगा नहीं बेच ही नहीं सकते भाई उससे ज्यादा मना किया है ना। जेएफ ही कर लेते आ जाओ रिसेंट टाइम में ना। आ जाओ भाई जेएफ एसोसिएट्स करते हैं ये आखिरी क्वेश्चन है। कोशिश करना एक दफा खुद तरीके से सॉल्व करो बाकी इसके बाद हम लोग थ्योरी पे आ जाते हैं ठीक है। पेज नंबर 649 ठीक है। जेएफ एसोसिएट जे समाज वाला मैंने रिकॉर्डिंग में करवाया अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है तो रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेना। रिकॉर्डिंग मैंने करवाया है समाज करवाया था ना मैंने क्लास में। समाज भी करवाया था और एक और क्वेश्चन होगा मुलाकात वाला वो भी देखना लाजमी। वो दोनों क्वेश्चंस लाजमी देखना। सर अगर किसी बच्चे ने रिकॉर्डिंग ली हुई है तो उनसे पूछ के बता दें कि किस दिन करवाया आपने। क्या कह रही हो। सर किसी बच्चे ने रिकॉर्डिंग ली हुई है तो उनसे पूछ के बता दें कि किस दिन करवाया तो हम उसी दिन की देख लेंगे रिकॉर्डिंग। तो वो तो याद कैसे होगा। वो वो तो चेक करनी पड़ेगी सब रिकॉर्डिंग से ऐसे तो याद नहीं। तुमने अच्छा तुमने रिकॉर्डिंग लिखी हुई है। अच्छा 1 जनवरी वाली रिकॉर्डिंग है 1 जैन वाली। चलो देख लेंगे मुलाकात भी कर लेना ये वाला। आ जाओ भाई जेएफ एसोसिएट्स पे आ जाओ। जेएफ एसोसिएट्स इज रजिस्टर्ड। हाँ भाई अब सुन लो। भेज दिए।
आ जाओ भाई, JF Associates is registered under the Sales Act 1990 as a manufacturer. ठीक है, following information has been provided by JFA for the month of August. ठीक है, supplies to the registered person, unregistered person, exempt goods to the unregistered person. ठीक है, और फिर exports to the Saudi Arabia. यहाँ पर फिर इसने परचेजेस ली हुई है, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन और फिक्स एसेट्स परचेज किए इसने रजिस्टर्ड सप्लायर से आपके पास। ठीक है, इसने नीचे आपको अब दे दिया notes supplies to the taxable goods of registered person includes goods worth rupees 560,000 sold to a new customer at a discount of rupees 20%. JFA normally allows 10% of its customer. ये वाली एडजस्टमेंट आप प्रैक्टिकल देख चुके हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, चल ले लो। अबे ये अब नहीं, हो जल्दी, दिन के टाइम पे नहीं। चलो आ जाओ भाई, इसके बाद आपके पास है ये वाली एडजस्टमेंट, आप देख सकते हो ना, जो डिस्काउंट वाली एडजस्टमेंट है, इसका मालूम पर जो है भाई डिस्काउंट वाली एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व होगी। इसके बाद है एन इनवाइस इशूड टू द कासिम एंडलेसली issued for rupees 590,000 where the correct amount of the invoice was rupees 950,000. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ऐड कर दोगे आप सिंपल। इसके बाद आपके पास है, ठीक है, सप्लाईज of taxable goods to the unregistered person include sale of rupees 28,500 to the end customer. भाई इसका क्या करेंगे, एंड कस्टमर एंड कंज्यूमर पे आपके पास फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। इसकी एडजस्टमेंट वहां पर इस्तेमाल होगी जब बिल्कुल एंड पे फर्दर टैक्स जाके चार्ज कर रहे होंगे, तो ये 28,500 के बाद फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, एग्जाम सप्लाईज और 50,000 रिटर्न बाय द अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स ड्यूरिंग द पीरियड। सही है, ये कहां पर इस्तेमाल होगी, ये वाली बात अपोर्शनमेंट में इस्तेमाल होगी। बेहतरीन है। ठीक है, two machines A and B costing rupees 1.5 million and 1 million respectively were acquired and commissioned into operation in August 2012. Machine A has been used for the manufacture taxable as well as exempt supplies, whereas machine B has been used for the manufacture of export supplies. कर सकते हो, एक चीज होगी। अब इसमें अपोर्शनमेंट में मजीद कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो मशीन ए है वो उसको अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा टैक्सेबल और एग्जाम की बेसिस पे, और जो मशीन बी होगी उसको स्ट्रेट रिफंड क्लेम पे लेके जाना पड़ेगा। सही है, इसके बाद है इनपुट टैक्स ऑन एन इनवाइस ऑफ रुपीस 12 लाख वाज पेड ऑन 15 मार्च 2012 बट इनएडवर्टेंटली इट कुड नॉट बी क्लेम्ड इन द मार्च एंड देयर आफ्टर। आपने क्लेम ही नहीं किया, आप अभी अगस्त में मौजूद है। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का टाइम है, अभी आप किस में मौजूद हो, अगस्त, तो कर सकते हो क्लेम इस पे। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रुपीस 859,950 वाज पेड इन कैश, द बिल वाज इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स रुपीस 124,950। ले सकता हूं, आप यूटिलिटीज पे ले सकते हो, फ्रेट पे ले सकते हो, गैस पे ले सकते हो, टेलीफोन पे ले सकते हो। इन तमाम चीजों को अगर आपने कैश में पे किया है तो कोई मसले मसाले वाली बात नहीं है। बाकी चीजें जो है वही क्रॉस बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपसे कहते हैं कि सेल टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ रुपीस 425,000 एक्सेप्ट वेयर एवर अदरवाइज स्पेसिफाइड, ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, देन आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। क्या देख लो, 15,15,691। सर एग्जाम सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन पे फर्दर टैक्स लगेगा?
एग्जाम सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड। आप खुद बताओ, लगना चाहिए? लगना तो नहीं चाहिए सर, क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि सर सेल्स टैक्स नहीं लग रहा। बस नहीं लगना चाहिए ना, सेल टैक्स ही नहीं है तो तुम फर्दर टैक्स कहाँ से सोचने लग गए उसको? ओके सर। सर जी सर ये पॉइंट नंबर 5 बता दीजिए। सर कितने महीने तक क्लेम कर सकते हैं ये बता दें। आप जिस मंथ की इनवाइस है उसके आगे 6 मंथ्स तक क्लेम कर सकते हो। ये मार्च की इनवाइस है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक आप क्लेम कर सकते हो। अभी आप अगस्त मंथ में मौजूद हो, आप क्लेम कर सकते हो। ओके सर। हम्म नेट ऑफ ये वाला क्वेश्चन इधर सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बता रहा हूँ। क्या हुआ? अपोर्शनमेंट में इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं। जब अपोर्शनमेंट पे वैल्यूज लेके जाते हैं ना एग्जाम की, तो वहां पे 50 लेस करके लेके जाएंगे, बाकी तो कुछ फायदा ही नहीं है ना इसका। ना जब बेचते हुए टैक्स नहीं लगता तो वापसी आ जाएगा, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। क्या हुआ, सॉल्व नहीं हुआ? सर 15,05,520 आउटपुट टैक्स आ रहा है। 15 लाख? 5,520। नहीं, ये नहीं है। जी शरीफ है। 15। वो किए थे। आप सबका आउटपुट टैक्स कैलकुलेट हो चुका है? कितना आया था? 15। ठीक है, टोटल इनपुट टैक्स कितना आया था? 158। इसमें फिक्स एसेट तो नहीं था ना? सर ये 1569 100 का क्या ब्रेकअप है? 1569 100। चलो इसको कर ही लेते हैं भाई, आ जाओ।
रजिस्टर्ड पर्सन को कितने का बेचे हमने? 75। हाँ आउटपुट निकालना। 5 लाख का 17% क्या वैल्यू आई? 1275000। फिर इसमें एक डिस्काउंट वाली कहानी मौजूद है, ऐसा ही है भाई। देखो वो कहता है डिस्काउंट 5,60,000 रुपए की एक चीज थी जिसपे आपने एक कोई भी चीज थी उसको आपने एक बंदे को 5,60,000 रुपए का दिया है, जिसपे आपने 20% डिस्काउंट लगाया है, ठीक है 20%। तो पहली चीज तो मैं ये मालूम करता हूं कि ये चीज की ओरिजिनल कीमत क्या थी, ऐसा ही है। तो कैसे पता चलेगी? 5,60,000 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 7 लाख, ये इस चीज की ओरिजिनल वैल्यू है। इसने 10% डिस्काउंट इसमें ज्यादा दिया हुआ है, ऐसा ही है। इसका 10% निकाल लो, क्या वैल्यू है? ये मैं डिस्काउंट इसमें एड बैक करवा देता हूँ। क्या वैल्यू है? 11,900। और कुछ तो नहीं है? सर ये 560,000 ओरिजिनल वैल्यू नहीं है क्या? क्योंकि इसमें नेट ऑफ तो लिखा ओरिजिनल हुआ है। वैल्यू नहीं है, यही तो नेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट कट के वैल्यू है। नेट ऑफ डिस्काउंट का यही मतलब होता है ना। लेकिन सर यहाँ पे नेट ऑफ लिखा हुआ नहीं है। दोबारा आओ उस पे, रुको। इसमें 560 ओरिजिनल प्राइस नहीं है सर। गुड्स वर्थ रुपीज सोल्ड एट अ डिस्काउंट और रुपीज, भाई तो इसने बता तो दिया 5,60,000 रुपए की चीज मैंने बेची 20% डिस्काउंट लगा के। तो ये चीज अजम्पशन यही आएगी ना कि हाँ भाई इसने 20% डिस्काउंट के बाद 5,60,000 की चीज दे दी। ओके सर। ठीक है भाई, इसमें 11,900 और कुछ चीज इसमें आउटपुट टैक्स में एरर एरर मौजूद था, ठीक है। एरर कितने का था? सिक्स वन 200। टोटल आउटपुट टैक्स कितना हो गया? ये आपके पास आ गया टोटल आउटपुट टैक्स। यहां तक तो किसी को कोई मसला नहीं था। अब चलते हैं इनपुट पे। इनपुट टैक्स पे आ जाओ। इनपुट टैक्स भाई हमने कितने की परचेज की है? रजिस्टर्ड परसेंट से लिए 74 लैक्स की। 17%, क्या वैल्यू आई? 1,258,000। फिर इसके बाद इनवाइस, अच्छा जो मार्च वाली एक इनवाइस रह गई थी, मार्च इनवाइस, वो कितने की थी? 204,000। फिर इसके बाद बिल्स आपके पास मौजूद थे 1,24,950, 1,58,6,950। ये आपके पास आ गया टोटल टैक्स। अब चले अपोर्शनमेंट पे। कितनी किस्म की सप्लाईज है हमारे पास? दो तीन, थ्री, 3,8,9 तो नहीं है, 3,8,145 है। ठीक है भाई, सप्लाईज पे आ जाओ। कितनी किस्म की सप्लाईज है? एक आपके पास है टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड और एग्जेम। टोटल टैक्सेबल की वैल्यूज कितनी है? 9230,000। ठीक है भाई, जीरो रेटेड, जीरो रेटेड
जीरो रेटेड 5 लाख है 5 लाख से। और एग्जाम सप्लाई है 9.5 लाख, टोटल कितना? अपोर्शनमेंट के बाद वैल्यूज बताओ। 1371490, 14 जीरो रेट का बताओ, और इसका 61, ठीक है। अरे 1-2 रुपए का छूट देते भाई, खैर। अब आ जाते हैं, सर ये फिक्स एसेट है, technical- पूछ तो रहा था कब से इधर ही। अरे इधर भी अलग से लिखते तो थे ना। चलो बताओ फिक्स एसेट कितने का है? अच्छा, 2 किस्म की मशीन थी, सही है। इसमें मशीन 20 में ले लेते, ए तो डायरेक्टली रिफंड क्लेम में लेके, एक मशीन थी ना जो, टोटल कितने वाली मशीन लेनी है बताओ, वैल्यू बताओ, टोटल वैल्यू कितनी थी? इसको हमें अपोर्शनमेंट करना है 2 पे, टैक्सेबल और एग्जाम। हम्म, इसको अपोर्शनमेंट करने के लिए आपको इस वैल्यू से डिवाइड नहीं करना होगा, इन दोनों के सम से डिवाइड करना होगा। अब आ जाते हैं मेन पे। टोटल आउटपुट टैक्स हमारा कितना था? 1569। यहां से लेस करवाना इनपुट टैक्स, करंट, वन सेवन नाइन सिक्स फोर, इसको कंपेयर कर, 14, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, कभी फर्दर टैक्स इसके साथ एडजस्ट नहीं होगा। अब आ जाते हैं सेल टैक्स पेबल निकाल लेते हैं, पहले फर्दर टैक्स ऐड कर देना, ऐड फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स कितना था? 13 लाख था, इसमें से 28,500 माइनस हुआ, क्या वैल्यू आई? ये आपके पास आ गया सेल टैक्स पेबल। अब हमें नोट्स लिखने होंगे 2। पहला हमें रिफंड क्लेम करना है, कितने का? रिफंड टोटल बताना, ठीक है। एक तो ये अमाउंट आ जाएगी, और मशीन की टोटल अमाउंट आ जाएगी, कितनी है? 244,295, ये टोटल आ गया। एक्सेस इनपुट टैक्स जो कैरी फॉरवर्ड होगा, एक तो ये अमाउंट आएगी 74,293, और फिर इन दोनों का डिफरेंस भी आएगा, दोनों को ऐड करके बताओ। 4959।
मिस्टर शारिफ साहब, आपने पानी का बोला था, बोलना नहीं। नहीं नहीं, इसको बस बोल दो। ये वाली अपॉर्चमेंट, ये वाली अपॉर्चमेंट जब एग्जाम पे नहीं करना ना, तो इस वैल्यू से डिवाइड नहीं करना, इन दोनों के सम से डिवाइड करोगे, तब जाके होगी। सर जी, ये फर्दर टैक्स का जरा समझाएगा आपने कैसे लगाया है? फर्दर टैक्स ऐसे लगाया है कि आपने 13 लाख रुपए की चीज रजिस्टर्ड बंदों को सप्लाई की थी, जिसमें से 28,500 आपने एंड कंज्यूमर को सप्लाई किया था। एंड कंज्यूमर पे फर्दर टैक्स नहीं लगता था, इस वजह से 13 लाख में से 28,500 लेस करके 3% लगा दिया। ठीक है सर, थैंक यू। कैसा दिया? आपके फर्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किए 13 लाख रुपए का, उसमें आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई, वो फर्दर टैक्स है ना, इस 13 लाख में 28,500 रुपए आपने उन बंदों को दिया है जो कि एंड कंज्यूमर थे। एंड कंज्यूमर पे कभी फर्दर टैक्स शामिल नहीं होता, तो लिहाजा वो 13 लाख में से पहले हमने 28,500 लेस कर दिए, फिर उसके बाद फर्दर टैक्स चार्ज कर दिया। ठीक है? हाँ भाई, ठीक है। जी सर, ठीक है, थैंक यू। हो गया भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे चले। मैंने आप लोगों को कहा था कुछ फोटोकॉपीज करवा लेना, करवा ली थी नहीं करवाई थी? आपका तो है ना बस बुक, उसी पे, जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए कहा था। बुक घर पे भूल गए? हर डेस्क पे एटलीस्ट एक तो रख लो, फिर देख लेना, फोटोकॉपीज वगैरह करवा लेना जो भी हो। सही है। आपने एक्सेस इनपुट टैक्स कैसे निकाले? हमारी अमाउंट ये नहीं आ रही। एक्सेस इनपुट टैक्स ऐसे निकला है कि ये वाली अमाउंट भी कैरी फॉरवर्ड पे गई हुई है, और इन दोनों का डिफरेंस भी कैरी फॉरवर्ड पे गया हुआ है। दोनों चीजें ऐड बैक करो तो ये अमाउंट आ जाएगी। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में और किसी को कोई मसला है? मसला है इसमें? हाँ भाई, चले नेक्स्ट पे, आ जाओ। अब आपके पास हर हर डेस्क पे एटलीस्ट एक बुक तो है ना, ये वाली? इधर नहीं है? तुम्हारे पास नोट्स है ना? तो नोट्स ये पूरी कॉपी है ना? सर पिक्चर सेंड कर देंगे? इसमें अरे बहुत पिक्चर्स हैं ये तो। चलो रुको, एक काम कर रहा हूँ, एक पूरी पीडीएफ भेज रहा हूँ, रुक जाओ। तो ये तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। हम्म, ठीक है। किस डेस्क पे नहीं है? बल्कि इधर है ना दो बुक्स, ठीक है, एक बुक दो ना पीछे।
इधर भी 2 बुक्स है ना, देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। एक ये रख लो, एक बुक ये भी दे दो पीछे, एक बुक दे दो। है तुम लोग, है ना, बाकी के पास तो है ना, बस बस सही है। भाई देखो अब आपकी थ्योरी इसमें ना, अब सुनो, 3 हिस्सों में ब्रेक है आपकी थ्योरी सेल टैक्स की। देखो एक वो था, सुन लो मेरी, देखो अब आप में सेल टैक्स में थ्योरी 3 हिस्सों में ब्रेक है। एक ये देखो, जो अभी तक हमने सेल टैक्स पूरा का पूरा आप लोगों ने जो सीखा है, वो इटसेल्फ ऐसा नहीं था जिसकी बेसिक्स आपके पास पहले से मौजूद थी। इसी क्लास में सब चीजें देख लिया ना, मतलब इसी सेशन में आपने सब चीजें देखी। तो ये कोई ना कोई थ्योरी थी जिसकी बेसिस पे आपको पता चला कि हाँ भाई इनपुट टैक्स एडजस्ट किस किस मैकेनिज्म के थ्रू करना है। ये थ्योरी नहीं आपको बताया ना। ये इनपुट आपका जीरो रेटेड का रिफंड क्लेम करना है, ये थ्योरी ने आपको बताया। आपको एग्जाम सप्लाईज को इग्नोर करना है, वो आपको थ्योरी ने बताया। कौन सी चीज कहां पर जाके एडजस्ट होगी, किस तरीके से होगी, ये तमाम चीजें आपको थ्योरी ने बताई। तो एक तो थ्योरी का वो पार्ट है इसका जो कि आपको प्रैक्टिकल के लिए असिस्ट करेगा। अगर वो नहीं होगा, जितना उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी, मतलब उतना अच्छा प्रैक्टिकल सवाल तब अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और देखो प्रैक्टिकल को आप अगर डीपली देखने के लिए जाओगे तो वो ये चीज होगी कि इसमें अगर 10 एडजस्टमेंट है तो 8 हो सकता है पुरानी हो, जो पुरानी आ रही हो, लेकिन एटलीस्ट कोई 1 या 2 ऐसी होगी जिसमें आपकी थ्योरी चेक होगी प्रॉपर, कि हाँ भाई जिसकी ग्रिप होगी वो वाली एडजस्टमेंट वो अटेम्प्ट कर पा रहा होगा, ठीक है। वो नई चीजें होंगी, उस वक्त आपको थोड़ा सा अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। तो एक थ्योरी का हिस्सा वो है कि इसको आपने इतना प्रॉपरली रीड करना है कि आपका प्रैक्टिकल पूरा असिस्ट होगा उससे, ठीक है। दूसरी थ्योरी वो है जो कि प्योर थ्योरी है, हाँ भाई उसको आपने समझ लेना है, वो आपको थ्योरी की बेसिस पे लिखना पड़ेगा। उसमें ये चीज है कि भाई कब रिकॉर्ड्स मांगेगा, रिकॉर्ड्स कब कब के मांग सकता है, सस्पेंशन कब है, ब्लैक लिस्टिंग कब कब कर देंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, एक बंदे को किस किस बंदे को रजिस्टर्ड होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना नहीं जरूरी है। ये तमाम चीजें जो कि आपको प्रॉपर्ली उसको एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। और तीसरी थ्योरी है जो कि डेफिनेशन का पार्ट है, वो आपने प्रॉपर्ली रट के जानी है, तोते की तरह लिख के आनी है, ठीक है। तो 3 हिस्से थ्योरी के हैं। जो सबसे पहला हिस्सा है, अब हम उसको देख लें पेज नंबर 537 से। यहां से वो चीज है जिसपे आपके 90% वो चीज होगी जो हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके होंगे, और सब प्रैक्टिकल्स में आपकी ये वाली चीज हो चुकी है। अब आ जाओ जरा यहाँ से, पेपर पे पेपर घुमाते रहना। सर पीडीएफ सेंड कर दो। यार पीडीएफ में तो टाइम लगेगा, तो 40-45 सफे मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा भी था कि इन तमाम चीजों की फोटोकॉपी करवा के ले आना। अब जिन्होंने क्लास ली हुई है ना, आप उनसे वो तमाम चीजों की एक दफा पीडीएफ ले लेना, वो चीजें फोटोकॉपी ले लेना किसी से, तो आप लोगों की वो चीज क्लियर हो जाएगी। सर लास्ट क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी एंड में। उससे पहले कहा था ना। नहीं सर डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ हाँ, क्या बोल लो। सर हम्म, सर नमाज के बाद मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप ग्रुप पे भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसमें देखो टैक्स रेट सबसे पहले लिखे हुए हैं आपका पेज नंबर 538। आपको पता है कि हाँ भाई टैक्स रेट्स अभी कितने चल रहे हैं, 17% चल रहे हैं। अनरजिस्टर्ड को बेचूंगा तो कितने होंगे, 3% ज्यादा लगाना है, वो आपको ये चीज बता रहे हैं। इसके बाद आ जाओ, तो आगे आपके पास 8 स्केड्यूल गुड्स लिखे हुए हैं। फिर आपको बताया भाई फिक्स टैक्स कहाँ कहाँ पे है, ब्रिक्स पे, आपके मोबाइल फोन पे, और कौन कौन लाइबल है सेल टैक्स बेचने के लिए। जरा हेडिंग्स देखने में स्टार्ट करना, पेज नंबर 539 पे आ जाओ इसके, ठीक है। फिर ये 539 से पूरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ वैट मैंने आपको बताया था, पूरी हायरार्की हमने कल लास्ट क्लास में देखी थी कि किस तरीके से एक आइडियल सप्लाई चेन थी, जो दोनों कॉन्सेप्ट हमारे टाई कर रही थी कि सेल टैक्स एक वैल्यू एडेड टैक्सेशन है, और दूसरी चीज के अल्टीमेट बर्डन इज ऑन एंड कंज्यूमर, जो पूरी थी। ये पूरी हायरार्की इसमें लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। फिर हमने उसके बाद देखी थी कि हाँ भाई एग्जाम्पशन किस किस बेसिस पे, टर्नओवर बेसिस की एग्जाम्पशन क्या थी, और आपकी दूसरी आइटम बेसिस एग्जाम्पशन क्या थी, वो तमाम चीजें उसमें लिखी हुई थी, वो हमने देखी थी। और फिर दोबारा एक और सप्लाई चेन देखी हमने, जिसमें हमने पूरा फैसला किया था कि अगर सप्लाई चेन बीच में टूटती रहेगी तो एंड कंज्यूमर को चीज और मिलती रहेगी, और फायदा किसको होता रहेगा, एफबीआर को होता रहेगा। ये वाली चीज है। फिर इसके बीच में हमने डेफिनेशंस वगैरह तमाम चीजें सब देखी थी कि कॉटेज इंडस्ट्री की क्या डेफिनेशन है, रिटेलर्स कौन कौन है, टायर 1 रिटेलर कौन है, ये तमाम चीजें। फिर मैंने आपको पूरी जीरो रेटेड डेफिनेशन इसकी पढ़ा दी थी कि हाँ भाई क्या चीज है, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखा हुआ है कि रिफंड ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जरा एक दफा उसको रीड कर लो। पेज नंबर 543 पे लिखा हुआ है ये वाली चीज कि अगर जो हम रिफंड यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं वो मिलेगा कैसे, किस तरीके से मिलेगा, क्या है, जरा एक दफा उसको रीड करो। चेंज इन, भाई चेंज इन टैक्स रेट्स आपके पास ये चीज है, आप दो किस्म की सिचुएशन पे, ठीक है, सप्लाई चेंज इन जो उस वक्त का कानून होगा वो अप्लाई होगा। कस्टम पे आके अटकता है कि भाई बेसिकली अगर आपको इंपोर्ट करे तो वहां पे क्या चीज है, जब आपकी जीडी सबमिट होगी, गुड्स डिक्लेरेशन जो आपका सबमिट होगा, उस दिन का रेट आपका अप्लाई हो जाएगा, ये वाली
हाँ भाई, क्या कह रहे हैं रिफंड के बारे में? पहले कहता है जितना भी रिफंड है इनपुट टैक्स का वो आपको विद इन 45 डेज मिल जाएगा। दूसरा कहता है इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे एनी टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज, डिफॉल्ट पेमेंट, जो भी चीजें वो तमाम चीजें हम रिफंड से एडजस्ट करेंगे। ऐसा भी हमने एक सवाल देखा था जिसमें 10,000 रुपए एडजस्ट हो रहे थे आपके पास, ठीक है। फिर इसके बाद ये बोलता है where there is a reason to believe that the person has claimed incorrect input tax credit or refund, the proceedings against him shall be completed within 60 days, which may be extended up to 120 days, ठीक है। और जो ऑफिसर इसकी इंक्वायरी कर रहा होगा वो एडिशनल कमिश्नर से कम रैंकिंग का नहीं होना चाहिए, और जो भी चीज होगी बोर्ड बनेगा वो 9 मंथ्स में पूरा चीजें खत्म हो जानी चाहिए, रिकॉर्ड राइटिंग में होने चाहिए। ये वाली बात आपसे कहते हैं। अगर आपका डिले रिफंड किया गया है तो काइबोर रेट के हिसाब से, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट के हिसाब से आपको उसका इंटरेस्ट भी दिया जाएगा पर डे की बेसिस पे, जो भी पेज चीजें नंबर जितना बता भी दे, आपका रिफंड। जी, पेज नंबर बता दे, पेज नंबर। 543, ठीक है। तो जो भी है आपको काइबोर के हिसाब से उसका इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट के हिसाब से। जो भी चीजें भाई डिले रिफंड किया गया, सपोज कर लो आपकी अमाउंट निकलती थी 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख के हिसाब से आपको 45 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले, आपको वो पैसे मिले 60 दिन के अंदर। आपको कितना डिले दिया गया? 15 दिन का। तो 15 दिन के हिसाब से काइबोर का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, तो आपकी 10 दिन पे 10% कितना आया? 1 लाख रुपए। 1 लाख होता है पूरे 365 दिन, डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 15 दिन। 15 दिन का इंटरेस्ट देंगे, आप भी सूदखोर बनो, ठीक है। फिर इसके बाद है एग्जाम सप्लाईज, ठीक है। एग्जाम सप्लाईज की पूरी डेफिनेशन हमने देखी थी, 6 स्केड्यूल कहते थे इसको, पूरी डेफिनेशन मौजूद थी, ये हमने पूरी रीड भी करी थी, हाँ भाई क्या क्या चीज थी। फिर हमने डिफरेंस भी देख लिया था दोनों के बीच में कि जीरो रेटेड सप्लाईज और एग्जाम सप्लाईज के बीच का डिफरेंस क्या है। जीरो रेट सप्लाईज का कौन सा स्केड्यूल है? 5th। इसका कौन सा है? 6th है। जीरो रेट सप्लाईज को रिफंड क्लेम नहीं मिलता, इसको रिफंड क्लेम मिलता है। ये रजिस्टर्ड हो नहीं हो हम इसको पूछेंगे नहीं, इसका रजिस्टर्ड होना लाजमी जरूरी है। फिर मैंने ये भी पूछा था कि एग्जाम सप्लाई वाले का कोई भी चीज रजिस्टर्ड नहीं हो तो क्या फायदा होगा इसका? सिर्फ और सिर्फ फर्दर टैक्स 3% बचा सकता है वो अपना रजिस्टर्ड होके, बाकी कोई चीज उसमें नहीं है आपके पास। फिर हमारे पास आया था थर्ड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल हमारे कौन से थे? रिटेल प्राइस वाले। इसको भी हमने पूरा प्रॉपर्ली देखा था, इसमें क्या क्या चीजें थी। देखो सबसे पहला आइटम लिखा सिगरेट, जूसेस, मिनरल वाटर, डिटर्जेंट, हर चीज। इसमें हमने तमाम चीजें एफएमसीजी वाली थी, जो चीज थी जिसपे उनकी रिटेल प्राइस पैकेजिंग पे मेंशन होगा कि हाँ भाई उसकी प्राइस क्या है, क्या वैल्यू थी, कितने की चीज थी, कितना टैक्स लगा, ये वाली चीजें। और ये चीज की मेन मकसद क्या होता है? ताकि हम प्राइस कंट्रोल, जो हमारी जो मैकेनिज्म चल रहा होता है उसमें हमारी प्राइस कंट्रोल कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि सप्लाई चेन टूटती रहेगी, प्राइस शूट करती रहेगी। लेकिन आरपी को हम लोग इस तरह से ही करते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ताकि इसकी प्राइस एक हद पे आके लॉक हो जाए, ऐसा ही है। फिर आगे आ जाओ एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ये मैंने पूरा आपसे किस्सा रीड करवाया था यहीं पर ही, ऐसा ही है। पूरा एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स हमने रीड किया था, कहाँ कहाँ पे भाई एडजस्टमेंट हो गए, कौन कौन से नेगेटिव लिस्ट है, क्या चीज है, किस तरीके से, तमाम चीजें हमने पूरी की पूरी डिस्कस की थी। ये आपको जल्दी जल्दी इस तरह से लेके जा रहा हूँ, जितने प्रैक्टिकल सवाल किए समझो ये सब इसी की मदद से हुए हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है तो प्रैक्टिकल अच्छा है, अगर ये हल्का है तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, गारंटी कहता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके पास है पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल। हमारी बात हुई कि पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू होने चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी है जिसपे बैंकिंग चैनल नहीं होना चाहिए। कौन कौन से? यूटिलिटी बिल्स आ गए, ट्रेड चार्जेस आ गए, ये तमाम चीजें अगर आप कैश पे पे कर दो कोई मसला नहीं है। टैक्सेस आ गए, चाहे वेदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो भी चीज है वो आप पे कर दो, कोई मसला नहीं है। बाकी तमाम चीजें आपको क्रॉस बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है। एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट्स अगेंस्ट रिसीवेबल, फिर लिमिट जो अनरजिस्टर्ड पे लगाई थी वो भी हमने देख ली थी कि भाई कितने कितने की लिमिट लगी हुई थी। अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट की मैंने क्लियर बात की थी कि 3 मैकेनिज्म उसने बता दिए, 3 किस्म की सप्लाईज है, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज के बारे में क्या कह दिया, क्या करो उसका इनपुट टैक्स एडजस्ट कर लो, रिफंड। जीरो रेटेड के बारे में क्या कहा? रिफंड कर दो। और एग्जाम सप्लाईज के बारे में क्या? जाया कर दो। अगर मालूम ही नहीं है कहाँ इस्तेमाल हुआ तो कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? सप्लाईज की बेसिस पर अपोर्शनमेंट कर दो, वो ये बात बता रहे हैं। इसके बाद आपका डेबिट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या चीज है भाई? जाहिर सी बात है, सेल्स की वजह से आपका आउटपुट टैक्स बढ़ रहा है तो सेल रिटर्न की वजह से आपका आउटपुट टैक्स कम हो जाएगा। परचेज की वजह से आपका आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स बढ़ता है तो परचेज रिटर्न की वजह से आपका इनपुट टैक्स कम हो जाएगा। सेल्स रिटर्न को सेल आउटपुट टैक्स से जाके ट्रीट करवा दो, परचेज रिटर्न को जाके इनपुट टैक्स से ट्रीट करवा दो, ये वाली चीजें थी, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास है कि गुड्स नीड टू बी डिस्ट्रॉयड, जो थे कि भाई कब कब गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, किस तरीके से उनका इनपुट टैक्स क्या एडजस्टमेंट होगा, अगर ब्रॉड डाउन में मौजूद है वो तमाम चीजें आपको खत्म करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद है रिस्ट्रिक्शन और इनपुट टैक्स। रिस्ट्रिक्शन वाली चीज भी हमने पूरी की पूरी रीड करी थी कि क्या चीज थी, कि कब कब रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे हम इनपुट टैक्स पे, क्या बोलता है याद है ना? 90% से कंपेयर करवाते थे। फिर हमने वो कंडीशंस देखी कि कब कब 90% अप्लाई नहीं होगा। एक तो मशीन थी, और भी पूरा आपको बता दिया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, रिटेल प्राइस वाला, सीएनजी डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये तमाम चीजें ये हमने पूरी रीड करी थी। फिर इसके बाद है आपके पास
सप्लाई टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन की सप्लाईज है, इसमें एक 4 पॉइंट्स लाजमी लिखे हुए कि ये तमाम चीजें आप अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई नहीं कर सकते। ये नाम कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के नाम है, वो चीजें, वो चारों नाम आपको बता देते कि भाई किन किन बंदों को आप ये 4 चीजें सप्लाई नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड बंदों को आप हर चीज सप्लाई कर सकते हो ये लिमिट की हद में, लेकिन ये 4 चीजें आप उसको सप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद है परचेज ऑफ स्टॉक्स बिफोर रजिस्ट्रेशन। जरा एक दफा इसको रीड कर लो, ये आपने कहीं देखा नहीं है कि अगर कोई स्टॉक्स है आपने परचेज किया हुआ है, आपकी रजिस्ट्रेशन से पहले खरीदा हुआ है, तो उसके बारे में क्या एडजस्टमेंट देता है, जरा एक दफा इसको रीड करो। परचेज ऑफ स्टॉक्स बिफोर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 59। क्या कह रहा है? सपोज कर लो जब मैंने परचेजेस करी, जब मैंने परचेज करा, कोई स्टॉक मैंने परचेज किया, मैं उस वक्त अनरजिस्टर्ड, मुझ पर इसने क्या लगाया होगा, 17% सेल टैक्स लगाया होगा, 3% लगाया होगा, मेरा तो पूरा का पूरा वो जाया हो रहा था। ठीक है, सपोज कर लो उसके 30 दिन के अंदर नॉर्मल केस में, और अगर इंपोर्ट वाला केस है तो उसके 90 दिन के अंदर। टेक्निकली इंपोर्ट वाला केस आ ही नहीं सकता इसमें, ठीक है, बता दूंगा क्यों नहीं आ सकता। ठीक है, तो 30 दिन और 90 दिन के अंदर अगर मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूँ तो जो मेरा 17% है वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर आके। ठीक है, 3% तो हो गया। अन जो फर्दर टैक्स है उसको कहीं से भी रिलेट नहीं कर सकते, वो स्ट्रेट पेमेंट टू द एफबीआर है। हमने जितने प्रैक्टिकल सवाल सॉल्व किए डायरेक्टली एंड में जाके पेमेंट ऐड करिए, कभी किसी रिफंड के साथ किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं होगा। इवन जो आपने लास्ट सवाल देखा यहाँ पर आके कैरी फॉरवर्ड आ चुका, हमने फर्दर टैक्स की पेमेंट स्ट्रेट पूरी बनाई है, इसको अलग से इधर से ही कैरी फॉरवर्ड किया है, वो कभी भी जाके एडजस्ट नहीं होगा। फर्दर टैक्स स्ट्रेट पेमेंट टू दी एफबीआर होगी हमेशा। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। परचेज ऑफ स्टॉक्स भी आपने देख लिया। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, कमर्शियल इंपोर्टर। कमर्शियल इंपोर्टर भी हमने पूरा देख लिया था कि कमर्शियल इंपोर्टर क्या चीज थे। 2 किस्म के बंदे थे आपके पास, एक आपका नॉर्मल इंपोर्टर था, एक आपके पास कमर्शियल इंपोर्टर था। दोनों की ट्रीटमेंट में फर्क था, प्रोडक्ट्स फर्क हो सकता है एक ही प्रोडक्ट को एक बंदे के लिए 17% लग के निकलता हो, एक ही बंदे के लिए हो सकता है 20% लग के निकलता हो। क्यों? क्योंकि उसके यूजेज में फर्क था। एक बंदा खुद कंज्यूम कर रहा होगा तो 17% लग रहा होगा, एक बंदा उसकी कमर्शियल ट्रेडिंग कर रहा होगा तो उस पर 20% लग रहा होगा। हमने कमर्शियल इंपोर्ट वाला भी एक सवाल सॉल्व किया था मेरे ख्याल से, एजी कॉर्पोरेशन वाला जो भी था, उसको हमने देख लिया था कि किस तरीके से उसको प्रैक्टिकल्स में आके ट्रीट करना है। सही है, ये वाली चीज थी। रिटेलर्स की पूरी डेफिनेशन हमने देखी थी कि कौन कौन से ऐसे खूबसूरत रिटेलर्स हैं जिनको हम लोग स्पेसिफाइड रिटेलर कहते हैं, और बाकी जितने भी होंगे वो सब अदर देन टायर 1 वाले होंगे जिनको एग्जेम्पशन भी मौजूद होंगी आपके पास। ठीक है, फिर इसके बाद है आपके पास ज्वाइंट विदहोल्डिंग नहीं है, इसके बाद वाला नहीं है, यहाँ से आप हटा दो, पेज नंबर 556 से आप छोड़ देना ये वाली चीज, डेफिनेशन वाला 556, 557, 558 ये आपका कट कर दो, ये आपका नहीं है विदहोल्डिंग, कोर्स में नहीं है आपका। ठीक है, ये देखो ये जो पॉइंट्स थे ना स्ट्रेट, जो यहाँ तक अभी तक हमने देखे, ये चीजें आपने प्रॉपरली थॉरोली रीड करनी है, और मैं गारंटी देता हूं इसमें से अगर कोई एक आधी चीज निकल आई जो हमने डिस्कस नहीं की होगी, 99% क्वेश्चन हमने डिस्कस किया होगा, प्रैक्टिकल के साथ बैठ के डिस्कस किया होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स तो आपने देखी होंगी, या हो सकता है इसमें जितना कवर कर सके हमने वो तमाम चीजें कवर की होंगी। जितनी इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी उतना आप प्रैक्टिकल अच्छे से अच्छा सॉल्व कर सकते हो, याद रखना। जितनी इतनी इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं होगी आप प्रैक्टिकल अच्छा सॉल्व नहीं कर सकोगे, इसी की मदद से आप प्रैक्टिकल सॉल्व कर पाओगे और किसी चीज से नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो जो सवालात इसमें मौजूद है, ठीक है, जितने भी हैं वो तमाम चीजें आप एटलीस्ट इसको 1 से 2 दफा थॉरली रीड करने के बाद वो तमाम प्रैक्टिकल एक दफा सॉल्व करना। और अगर आपने ये कर लिया तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, एक एश्योरिटी दिला सकता हूँ, गारंटी तो नहीं दे सकता, कि आपका इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सेल टैक्स कवर कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका हाथ ही नहीं चल रहा होगा वहां। ठीक है, ये चीजें कुछ ना कुछ आप लाजमी कर पाओगे। ठीक है, फिर डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। अब आपके पास डेफिनेशन है, देखो डेफिनेशंस तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, डेफिनेशन आपका नसीब है, अगर इसने स्टेट डेफिनेशन तो आप स्टेट लिख दो, ये वाली चीज है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डेफिनेशन स्टार्ट होती है कि एसोसिएट, पर्सन, डिस्ट्रीब्यूटर, ई इंटरमीडिएट, गुड्स, इंपोर्टर, इनपुट टैक्स, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ओपन मार्केट प्राइस क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, पर्सन किसको बोलते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, रिटेल प्राइस, रिटेलर, सेल टैक्स क्या है, सप्लाई क्या है। ठीक है, आपके पास टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है, टैक्सेबल सप्लाई क्या है, टैक्स फ्रैक्शन क्या है, टैक्स फ्रॉड क्या है, टैक्स इनवाइस क्या है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई, पीरियड, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये तमाम चीजें आपकी जितनी भी हैं, ये तमाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ये तमाम चीजें आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन प्रॉपरली आपने रटनी होंगी। ठीक है,
क्योंकि डेफिनेशन में वो अल्फाज मांगता है। आप डेफिनेशन आपको भी याद है, डेफिनेशन पे आप उस तरीके से नहीं बता सकते। याद है ना मशीन की डेफिनेशन किसी ने बताई थी, तो वो वाली डेफिनेशन यहाँ पे नहीं चल पाएगी। आपने प्रॉपर्ली लफ्जी डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं थ्योरी प्रोविजंस पे। पेज नंबर 566 है थ्योरी प्रोविजन। ये स्ट्रेट प्रोविजन है। अब देखो ये वाली जो हिस्सा है, तीसरा हिस्सा, देखो पहला हिस्सा जो मैंने आपको बताया, मैं कभी नहीं बोल रहा उसको याद करने बैठ जाओ, उसको याद करने नहीं बैठना, ना याद कर सकते हो। इतना तेज दिमाग नहीं है कि पूरी की पूरी बुक रट के चले जाओगे, ठीक है, नहीं कर सकते भाई। ठीक है, वो वाला जो हिस्सा था वो प्रॉपर्ली रीड करना था आपने, कि अगर उसमें से कोई चीज आए तो क्लिक हो आपके दिमाग में कि हाँ भाई फला चीज फला की थी, एग्जाम सप्लाईज ये चीज कहलाती थी, आउटपुट टैक्स यहाँ था, ये चीज। डेफिनेशंस आपको प्रॉपर्ली नहीं पड़ेंगी, क्योंकि डेफिनेशन ये चीज होगी कि डेफिनेशन अगर लगती है तो स्ट्रेट नंबर दे जाएगी। आपने छाप दिया भाई, यहाँ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये आपको स्ट्रेट मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा इसका जो प्रोविजन वाला है, इसको पूरा का पूरा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये करना है कि इसकी कॉन्सेप्चुअल जो वर्ड्स हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। आप उसको वैल्यूज बता दो क्या चीज है, मतलब इंग्लिश में जा दो कि हाँ भाई ये मकसद है। अब आपकी अगर मादरी जबान सिंधी है, मेमन है, पंजाबी है, तो उस जबान में तो नहीं लिख सकते। आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है कि भाई अगर कोई चीज पूछता है तो क्या चीज है, इसकी वैल्यूज आपको, जो इसके वर्ड्स हैं वो पिक करके चलने पड़ेंगे। जो टेक्स्ट की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उस वैल्यूज में आपको, उस वर्ड्स में आपको बताना पड़ेगा। अब इसमें आ जाते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जरा इसको रीड करो क्या है। ये क्या कहता है कि कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जिनको रजिस्टर्ड करवाना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर नॉट बीइंग अ कॉटेज इंडस्ट्री। कोई मसला है इसमें, कॉटेज को एग्जाम्पशन हमारे सामने दी गई। वो कहता है टायर 1 रिटेलर रजिस्टर्ड हो जाओ, इंपोर्टर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, एक्सपोर्टर जिसको रिफंड क्लेम करना है, कोई भी ऐसा बंदा जिसको एफबीआर के, इसमें कोई मसला। ठीक है, फिर देखो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, वो कहता है भाई रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के साथ आपको क्या क्या देना पड़ेगा। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड शैल अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बिफोर मेकिंग एनी टैक्सेबल एक्टिविटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इंडिकेटिंग जुरिसडिक्शन ऑफ द आरटीओ। आरटीओ का फुल फॉर्म होता है रीजनल टैक्स ऑफिस। देखो जिस तरीके से आपके पास सीएनआईसी बनवाने के लिए कभी गए, सीएनआईसी तो सबका बन चुका है ना, सीएनआईसी बनवाने के लिए जाओगे या पासपोर्ट बनवाने के लिए जाओगे या कोई भी चीज है, तो आपका एक एरिया जुरिसडिक्शन होगी। ऐसा तो नहीं ना भाई अगर आप गुलशन में रहते थे आप सीधा बोला अवामी मरकज चले जाऊंगा सीएनआईसी बनाने के लिए। हाँ भाई, आप अगर गुलशन के एरिया में रहते थे ऐसा तो नहीं था ना सीधा भाई चले गए हाँ भाई लियारी से जाके शनाख्ती कार्ड बनवा कर आऊंगा। ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई आपका एरिया दिया गया, आपको गुलशन का एरिया का ही जो आपका होगा, जो जुरिसडिक्शन फॉल करती होगी वहीं से बनवाना होगा। इसी तरीके से टैक्स के भी रीजनल जुरिसडिक्शन के हिसाब से बता दिए गए। एक सदर वाला है, ठीक है, एक आपका हाई कोर्ट वाला है, एक आपका नीपा के पास है, एक आपका जौहर के पास है। जहां पर आपकी जुरिसडिक्शन लग रही होगी वहां पे आपका वो वाला केस पर्टेन होता होगा। ठीक है, ये वाली चीज जिस तरीके से आप पुलिस थाने देख लो ना, यही वाली चीज है। अगर केस क्या गुलशन थाने का होगा तो वो जाके कोई सुरजानी वाला थाना लेगा? नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। वो उसी जगह पे जाके रेफर कर देगा। तो आरटीओ आपके रीजनल टैक्स ऑफिस जुरिसडिक्शन की बेसिस पे कैटेगराइज कर दिए गए हैं कि हाँ भाई फला बंदे का केस फला के पास, फला बंदे का केस फला के पास, फला बंदे का केस फला के पास। इस तरीके से कैटेगराइज हो गया। कैटेगरी बहुत सारी बेसिस हो सकती है। हो सकता है नाम की बेसिस पे कैटेगरी करती है भाई, ए से लेके एफ तक ये देखेगा, जी से लेके पी तक वो देखेगा, एस से लेके जेड तक वो देखेगा। इस बेसिस पे भी हो सकती है। कॉर्पोरेट के हिसाब से भी हो सकती है भाई। हो सकता है हमारे पास भी 3 किस्म के नेचर है ना भाई, एक लार्ज टैक्स पेयर साला अलग कर दिया हो, ये स्मॉल टैक्स पेयर साला अलग कर दिया हो। इस बेसिस पे भी हो सकती है, लेकिन हमें इस कहानी में नहीं फंसना, लेकिन कैटेगराइज हुए हुए हैं ये वाली। ठीक है, इसके बाद जो एप्लीकेशन जो आपने देनी है वो क्या देनी है, जहां पर आपकी जुरिसडिक्शन होगी उसमें आपको सब चीजें देनी होगी और सब चीजें बता देनी होगी। अगर आपकी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर वो बताना है। अदर केसेस में जहां पे आपकी मशीनरी लगी हुई है वो आपको सब बतानी है। उसकी प्रॉपर पिन पॉइंट पिक्चर्स वगैरह देनी होगी। अगर इनकॉर्पोरेट हुई भी है तो क्या क्या चीजें देनी है, उसमें सब डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, ये सब चीजें आपने साथ में देनी है। नेक्स्ट पेज पे इसने लिख दिया अटैचमेंट्स क्या क्या करनी है, कौन कौन सी चीज साथ में एप्लीकेशन के साथ स्टेपलर करके देनी है, जो भी चीज करके देनी है वो सब चीजें लिख दिया। एनटीएन देना है, बैंक अकाउंट देना है, कहाँ पे काम करते हैं, तमाम चीजें। ठीक है, तो ये एक जनरल फिनोमिना वाली चीज है। इसको 1-2 दफा आप रीड करोगे तो आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको आपसे पूछे भाई एप्लीकेशन क्या देंगे तो समझ नहीं सकते, लिख सकते हो ना वाली चीज थी आपके पास। ठीक है, इसके बाद है 2 किस्म की रजिस्ट्रेशन होती है, एक होती है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, एक होती है आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इन दोनों को भी जरा एक दफा रीड कर लो क्या कह रहे हैं आप।
कोई मसला इसमें? ठीक है, फिर चेंज इन पर्टिकुलर्स वाले ये तमाम चीजें अब आप इसको प्रॉपर्ली देखना स्टार्ट कर लेना। डी रजिस्ट्रेशन कि भाई कौन कौन से ऐसे केस हैं जिसमें डी रजिस्ट्रेशन, 2 पॉइंट्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने होंगे। एक है सस्पेंशन के कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें वो आपको सस्पेंड कर देगा। फिर है दूसरा कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स है जिसमें वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा। वो आपका पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है, प्रॉपर्ली आप रीड करना क्या चीज है इसमें। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें आपको वो सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड समझते हो ना क्या है? सस्पेंड एक खास मुद्दत के लिए किया जाता है। ठीक है, कि हाँ भाई आपको कह दिया गया कि आपसे आप टीएसए नहीं आना, 15 दिन के बाद शक्ल दिखाना। ब्लैक लिस्ट क्या है? आज के बाद शक्ल मत दिखाना। ठीक है, दोनों चीजों में फर्क है। तो कौन कौन से, अब ये भी देख लिया ब्लैक लिस्टिंग एक हार्श स्टेप है, सस्पेंशन भी एक जाहिर सी बात है बेइज्जती तो है लेकिन उससे कम है जो ब्लैक लिस्ट है। ठीक है, तो क्या चीज है, दोनों आपको ग्राउंड जाहिर सी बात है अलग होंगे। ब्लैक लिस्टिंग के ग्राउंड अलग होंगे, सस्पेंशन के ग्राउंड अलग होंगे, वो देखने होंगे। फिर इसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है रिकॉर्ड्स का। रिकॉर्ड्स आपने कब तक का रखना होगा। जाहिर सी बात है एक मुद्दत आपको बताई दी गई होगी, एक टाइम फ्रेम बताई दी गई हो सकता है आज अगर मैं 2023 में बैठा हूँ, मुझसे आके बोले कि भाई 1990 का डेटा दे दो, भाई जाहिर सी बात है मैं तो पैदा नहीं हुआ था, आज कंपनी में चला रहा हूँ, मेरे दादा चला रहे, तो मैं क्या करूँ, कबर से जाके पूछ के आऊंगा? नहीं कर सकता ना। तो एक टाइम फ्रेम जरूरी है कि भाई किस फ्रेम के रिकॉर्ड्स हमें रखने, एक टैक्सपेयर को बताना पड़ेगा। तो जो टाइम फ्रेम इसमें बताया गया है 5 साल 6 साल जो भी है, ठीक है, वो आपने रखना होगा। उससे प्रायर या उससे प्रीवियस पूछ सकता है हमसे, 6 साल के प्रीवियस नहीं पूछेगा, हम उसको क्लियर जवाब देंगे डेटा नहीं है। और यही वजह है, देख लेना बहुत सारी बड़ी कंपनियों में बार बार आग लगती रहती है और रिकॉर्ड जलते रहते हैं। ठीक है, ताकि बार बार पूछना नहीं, हमारे पास आग लग गई हमने एफआईआर कटवा दी, जान छोड़ा हमारी। ठीक है, ये वाली चीज। ठीक है, फिर इसके बाद आपका रिकॉर्ड वाले केस के बाद है, फिर आपका आता है ऑडिट के भाई कौन कौन से ऐसे केसेस है जिसमें आपका ऑडिट खुल सकता है और ऑडिट में आपने क्या क्या कंडीशन है, जो सब तमाम चीजें कंप्लाई करनी होंगी। ये तमाम चीजें थी। ये वाली जो थ्योरी का पार्ट था ये भी आपने रीड करना है और इसको अपने वर्ड्स में आपने लिखना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकल से इतना लिंक नहीं है, ये थोड़ा सा ही ठीक है लिंक है। तो अभी मैं आपको कह रहा था 3 किस्म की थ्योरी थे। जो पहला हिस्सा था वो टोटली लिंक प्रैक्टिकल से था, उसको तो कॉन्सेप्चुअली स्टडी करना है आपको पूरा। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन था, ठीक है, याद कर लो। तीसरा वाला केस था, इसको अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ये वाली चीज थी। हाँ, मिनिमम फील्ड टेक्स्ट भी नहीं है। ठीक है, आपके पास तो ये वाली चीजें थी। ठीक है, तो अभी तक का तो जो हमारा सेशन था वो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। देखते हैं इंशाल्लाह जो भी सेटिंग होती है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को टेक्स्ट के लिए दोबारा देखना ना पड़े। सर ये एक्सक्यूज मी सर ये जी गुड्स जी नीड टू बी डिस्ट्रॉयड अगर आप समझाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ नहीं है। भाई, गुड मीन टू बी डिस्ट्रॉयड ये चीज है कि अगर आपके पास कोई इनपुट टैक्स मौजूद है ब्रॉट डाउन में कुछ भी, ठीक है, जिसमें आपने ले लिया है और वो गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो वो इनपुट टैक्स पे आप एडजस्टमेंट नहीं ले सकते, वो इनपुट टैक्स आपको हटाना पड़ेगा, ये वाली बात कहेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सर तो एक आखिरी 5 मिनट का सेशन है वो। ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो ऑनलाइन नहीं जा सकती, तो बस ठीक है ऑनलाइन वालों आप लोगों को यहीं पे अलविदा करते हैं। ठीक है, अल्लाह सर हाफिज। सर जी जी जी, सर एक और क्लास होगी आपकी अभी? क्या बोल रहे हो? सर आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी और? मैंने अब क्यों होगी? सर तो असेसमेंट भी बाकी है और बाकी आगे भी चीजें तो बाकी है ना? इसमें सब चीजें लिखी हुई है, बेफिक्र हो जाओ, पूरा पेपर देखते रहना आराम से, हर चीज आ जाएगी, असेसमेंट रिकॉर्ड्स, अपील रिकॉर्ड्स, ऑडिट सब आ जाएगा। ठीक है, कोई एक पीडीएफ बना के बस लाजमी ग्रुप पे भेज देना ये वाली। ठीक है सर सर ये जो जी। आपने बुक से पेज करवाए हैं, इसकी हम्म। जो कंसर्न पेजेस हैं इसकी या तो पेज नंबर बता दें ताकि एंड पर अलग से कोई मैं बच्चा एक पढ़ काम ये कर देता हूँ, मैं इधर से एक बंदे को बोल रहा हूँ वो पूरी पीडीएफ बना के आप लोगों को शाम तक या रात तक लाजमी ग्रुप पे भेज देगा, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, एक लाजमी मुझे भेज देना, कोई भी एक बना के वो पूरी भेज ठीक देना। है ठीक है, तो लाजमी मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।